हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हो सब बहुत अच्छा होगा, आपकी तरह अच्छी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CAPS बेनीवाल आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। साथ साथ लिख देता हूँ नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट की MTP। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे फीडबैक दिया है अबाउट RTP एंड MTP, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही फीडबैक है कि सर आपका जो RTP MTP कराने का तरीका वो बिल्कुल एक्सीलेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कंसेप्ट का रिवीजन भी करा देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा ना मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर कई बार रिवाइज हो जाता है। आइए आज की हम MTP स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की MTP स्टार्ट करने से पहले एक दो मिनट में आपको जनरल बातें बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस MTP में मैं आप लोगों को क्या क्या कवर कराने वाला हूं। एक तो क्वेश्चन एंड आंसर प्लस मैं आपको कंसेप्ट का रिवीजन कराऊंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी ना बोलिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी जो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंटेंट देना चाहता हूं। और मैक्सिमम कंटेंट के लिए सर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और इस टाइम आपके एग्जाम भी नियर बाई आ गए साहब, तो आप रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे। जितना सर मैं ज्यादा कंटेंट आपको दूंगा उतना ही काम आएगा। ठीक, आप लोगों ने कॉपी एंड पेन लेके बैठना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कंसेप्ट रिवीजन भी कराऊंगा, तो आप कुछ कंसेप्ट को साथ साथ नोट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार ये वाला कंसेप्ट ना हमें या तो पहले दिक्कत थी या ये वाला कंसेप्ट हमें नया लग रहा है, तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, थर्ड, हाईली रिकमेंडेशन है कि आप ना MTP की हार्ड कॉपी लेके बैठे। आप MTP क्या लेके बैठेंगे? हार्ड कॉपी। हाँ, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है आपने हार्ड कॉपी लेके बैठना है। और हार्ड कॉपी सिर्फ क्वेश्चन की लेके बैठ सकते हैं, आंसर की नीड नहीं होती। ठीक सर, हमें ये MTP वन टाइम देखनी चाहिए, मतलब एक साथ। मतलब वन टाइम का मतलब यहां पे ये नहीं कि एक बार या दो बार तीन बार, आई मीन टू से क्या हमें एक साथ देखनी चाहिए, या हम जो भी चैप्टर रिवाइज करें उसके हिसाब से हमें उसी रिस्पेक्टिव क्वेश्चन की MTP देखनी चाहिए। देखिए बेटा, MTP का मतलब ही क्या है? मॉक टेस्ट पेपर। मींस आपका टेस्ट हो रहा है, आपका पेपर हो रहा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए साहब, कंप्लीट MTP एक ही बार में देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रीजन से सर कंप्लीट MTP नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करना, अपनी टाइम स्टैम्प बना लेना और जो भी आप चैप्टर रिवाइज करो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की MTP रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और लास्ट, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को मैं पहले आपको पढ़ने का टाइम दूंगा। वो 30 सेकंड हो सकता है, 45 सेकंड हो सकता है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद सर फिर क्या करेंगे, उसके बाद सर मेरे साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले या आपको टाइम देने से पहले आपको रिस्पेक्टिव कंसेप्ट पहले रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 सर आपका जो 1 का है ये AS19 का। देखिए AS19 लीज के बारे में बात करता है। लीज बेसिकली क्या होता है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। असेट मेरी आप यूज करो, बदले में पेमेंट दो। ठीक है, तो ये लीज कहलाएगा। इट मींस क्या सर, जब सर कोई भी व्यक्ति अपनी एसेट किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देता है और बदले में सर पेमेंट लेता है, तो ये लीज कहलाता है। लीज में बेसिकली दो पार्टी होती है। एक वो पार्टी सर जिसने एसेट को लीज पे दिया है, उसको हम लेसर बोलते हैं। और एक वो पार्टी सर जिसने एसेट को क्या किया, लीज पे लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसी बोलते हैं। ठीक, फर्दर सर लीज को क्लासिफाई किया गया एज ए ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं सर, ट्रांजेक्शन को सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से देखते हैं। और जहां पे लगता है सर कि रियल में एसेट को जो एंजॉय कर रहा है वो कहीं ना कहीं लेसी कर रहा है साहब, तो हम अकाउंटिंग ऐसे करते हैं जैसे लेसी ने एसेट को लीज पे ना लेके सर उसको खरीद लिया और फर्दर उसने लोन लिया हो साहब। ठीक, अब बात कर लेते साहब कि अगर लीज की बात करें अकाउंटिंग की, तो लेसी की बुक्स में सर सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे लीज फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। अगर वो फाइनेंस लीज है तो सर उस केस में लेसी अपनी बुक्स में क्या करेगा, असेट रिकॉर्ड करेगा। असेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा साहब लोअर ऑफ 2 फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट इंसेप्शन डेट, और सेकंड जो भी सर उसने लीज पेमेंट की है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लोअर है तो उस पर रिकॉर्ड कर लेगा। अगर फेयर वैल्यू लोअर है तो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन उस केस में सर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट निकालने के लिए सर आपको दोबारा EIR निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आपने क्या किया सर, असेट को रिकॉर्ड कर लिया एज ए लीज पे। ठीक है, मतलब एज ए हम बोलेंगे असेट अंडर लीज और 2 आएगा लेसर। ठीक, ऐसे सर अगर मैं लेसर की बात करूं फाइनेंस लीज के केस में, तो सर वो क्या करेगा, सर वो लेसी को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेगा, एंट्री करेगा सर लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। यहां पे सर जो असेट को क्रेडिट किया जाता है, अगर मान लो उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो बुक वैल्यू पे क्रेडिट किया जाता है। और अगर मान लो सर वो एज ए डीलर काम करता है, एज ए मैन्युफैक्चरर काम करता है, सर सेल वैल्यू पे क्रेडिट करता है। और लेसी को डेबिट करेगा सर वो नेट इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, जो डिफरेंस है इनिशियली P&L अकाउंट में चला जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब सर यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि लेसर को असेट के अगेंस्ट जो भी पेमेंटें मिलेगी,
चाहे वो आपका एडवांस पेमेंट है, चाहे आपका लीज रेंटल है, चाहे आपका जीआरवी है या यूजीआरवी है, तो सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी उसके लिए? सर उसके लिए एज ए लेसी को डेबिट कर देगा, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक, यहां पे सर एक डिस्क्लोजर और देना होता है लेसर को, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब क्या होता है कि वो फाइनेंस इनकम जो अभी आपने कमाई नहीं है, उसका मतलब क्या साहब कि जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट और जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा आपके लिए? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहलाएगा। एक बात ध्यान देने वाली साहब, यूजीआरवी हमेशा रेलिवेंट होती है लेसर के लिए, लेकिन जीआरवी सर लेसर और लेसी दोनों के लिए रेलिवेंट होती है। एक बात और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, जो जीआरबी लेसी के लिए होती है सर, वो होती है जो लेसी ने गारंटी दे रखी है, लेसी के बिहाफ पे गारंटी दी गई है। ठीक है, और सर जो जीआरबी लेसर के लिए होती है सर, उसमें तीन चीजें आ जाती है, या तो लेसी ने गारंटी दे रखी है, लेसी के बिहाफ पे गारंटी दी गई है, या किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी दे रखी है। उसमें जो हायर अमाउंट होगा सर उसको लेजर कंसिडर करेगा। और यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली कि अगर एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट इज मोर देन जीआरवी ऑन बिहाफ ऑफ द लेसर, तो सर उस केस में जो डिफरेंस आपका यूजीआरवी कहलाएगा। एग्जाम के अंदर सर कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है सर आपको लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान देना सर, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीआरवी आएगा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीआरवी नहीं आएगा। ठीक, चलिए बेटा मैं ऐसे आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। अब आप देखो एक AS19 का आपका मेजर पार्ट कवर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको पढ़ने का टाइम दूंगा, आपने आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके बाद सर मिलकर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आप लोगों से कि आपने इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि बेटा एमटीपी आरटीपी में ना हमें भी एक बहाना मिल जाता साहब आपको कंसेप्ट को रिवाइज कराने का। ठीक है, तो प्लीज सब बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अब क्वेश्चन 1 का ए पार्ट पढ़ेंगे, टेक 30 सेकंड। मैं बेटा 30 सेकंड दूं या 20 सेकंड दूं, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप उतने टाइम में क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सर हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी तो वैसे भी आ जाएगी साहब, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा। पढ़िए। आइए क्या लिखता है, सन लिमिटेड लीज्ड ए मशीन टू मून लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज सर 50 लाख। इसका कंपैरिजन लेसी किसके साथ करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में क्या आएगा? जो सर लीज पेमेंट है, चाहे वो लीज रेंटल के रूप में हुई है, एडवांस के रूप में हुई है, या सर फिर वो आपके गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के रूप में हुई। ठीक है, लीज टर्म 4 ईयर्स आ गया, लीज रेंटल पर एनम सर 16 लाख आ गया, जीआरवी सर 3 लाख आ गया। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा है ये जीआरवी किसके बिहाफ पे, तो हम हमेशा लेसी के बिहाफ पे मानते हैं, और जो लेसी के बिहाफ पे सर जीआरवी होती है वो दोनों के लिए रेलिवेंट है। ठीक, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू सर 450 है, तो 150 सर आपका क्या आ जाएगा? यूजीआरवी आ जाएगा। और ये जो यूजीआरवी है ये रेलिवेंट है सर किसके लिए? ओनली फॉर लेसर। ठीक, चलिए आईआईआर सर 15% है। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि अगर मान लो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लोअर आ जाती साहब चलेगा, अगर वो सर ज्यादा आ जाती इन कंपैरिजन टू फेयर वैल्यू ऑफ द लीज, तो हम लोग क्या करेंगे? असेट को लेसी बुक्स में फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और फर्दर सर आपको क्या करना पड़ेगा? ईआईआर निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक, डिस्काउंट रेट फॉर ईयर 1 2 3 4 सर आर एज फॉलोज। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी मांगी सर आपसे ना, अब आप एक बात बताओ, लीज लायबिलिटी किसकी बुक्स में मांगी जाती है साहब? सर लीज लायबिलिटी हमेशा मांगी जाती है लेसी की बुक्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पहले लीज पेमेंट निकालेंगे, और उसको फिर किससे कंपैरिजन करेंगे सर? फेयर वैल्यू से। ठीक है, और जो लोअर होगा सर वो क्या बन जाएगा अपने लिए? लीज लायबिलिटी बन जाएगा। आइए एक बार आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एंड एसर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब ये देखिए सर, लीज लायबिलिटी किसकी बुक्स में आएगा? लेसी की बुक्स में। और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम किसकी बुक्स में आएगा? लेसर की बुक्स में। और लेसर की बुक्स में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे आएगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जितनी पेमेंट है साहब उसका एब्सोल्यूट अमाउंट, और उसके प्रेजेंट वैल्यू सर क्या कहलाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब सर ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है वो सर फाइनेंस इनकम होती है, लेकिन वो फाइनेंस इनकम फ्यूचर की होती है, ओवर द लीज टर्म होती है। इंसेप्शन डेट पे सर वो अनअर्न्ड होती है, क्योंकि अभी आपने कमाई नहीं, आगे चल के सर उसको कमाना है लेसर ने। ठीक, आइए तो सबसे पहले सर ये देखिए आपका इक्विवेलेंट पेमेंट है 16 लाख 4 साल के लिए, तो हम क्या करेंगे? 4 साल का डिस्काउंट फैक्टर का एन्युटी फैक्टर ले लेंगे। तो मेरे साथ साथ सर यहाँ पे टोटल करेंगे 0.8696 प्लस आपका 0.7561 प्लस आपका आएगा 0.6575 प्लस आएगा सर आपका 0.5718। ये आ गया सर आपका 2.855 2.855 इंटू 16 लाख 45,68,000। सर इसके अंदर क्या आएगा? जीआरवी आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, 4th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर ले लेंगे 3 लाख इंटू 0.5718, सर ये आएगा 171,540। सर मैंने कहा हाँ जी,
क्या यूजीआरवी भी ले ले? बिल्कुल भी नहीं सर। ले लेते ना, क्या जा रहा है? नहीं बेटा, क्योंकि वो लेसर के लिए रेलिवेंट है ही नहीं, वो तो लेसर के लिए, क्योंकि अल्टीमेट ओनर किसके पास सर? ओनरशिप, लीगल ओनरशिप किसके पास है? लेसर के पास। ठीक है, तो यहां पे ये जो अमाउंट आएगा कितने से आएगा? प्लस आएगा 45,68,000। एक बार प्लीज बताना कि कितने बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं और अब गलती नहीं करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये बात बता सकते हैं साहब। 4739,540 का कंपेरिजन करेंगे 50 लाख से, तो सर आपका लोअर ये है, तो लीज लायबिलिटी सर आपकी आ जाएगी 4739,540। ये देखिए सर, चले, और यहां लिख रखा साहब कि आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सर फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू लेसी अगर लोअर है सर, तो उस पर आप लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए। अनंत फाइनेंस इनकम में सर आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? अल्टीमेट एज ए लेसर सर असेट के अगेंस्ट कितनी पेमेंट आने वाली है। तो देखिए सर 16 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट है, तो आपका 64 लाख आ गया जो लीज रेंटल उसका एब्सोल्यूट अमाउंट। जीआरवी कितनी सर? 3 लाख, और यू जीआरवी कितनी है? 150। अब कई बार बच्चा ये कहता है कि सर आप एक काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या? जीआरवी और यू जीआरवी की जगह एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू लिख दो डायरेक्ट ना 450 से। इस क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं अर्थमेटिकली, लेकिन कंसेप्चुअली सर ऐसा गलत हो जाता है। मान लो इसी क्वेश्चन में सर आपकी जीआरवी 5 लाख होती, तो फिर क्या करते? तो सर हम जीआरवी 5 लाख कंसिडर करते, और यू जीआरवी सर नील होता, नेगेटिव नहीं होता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कई बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि सर ईआरवी जो है हम डायरेक्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बेटा बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जीआरवी फिर यू जीआरवी। हाँ, अगर जीआरवी यू जीआरवी तो आपके जीआरवी ईआरवी से ज्यादा है, तो यू जीआरवी आपकी नेगेटिव नहीं होती, वो नील होगा। आई मीन टू से सर उस केस में सर आप सिर्फ जीआरवी कंसीडर करें। ठीक, तो प्लीज बताना बेटा कि कितने बच्चों की कंफ्यूजन भी दूर हो गई है। आप ये सारी बातें सर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। 68,50,000 से अब हमें क्या करना साहब? अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। देखिए ऑलरेडी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके हैं, किसकी? एनुअल लीज पेमेंट की, जीआरवी की। हमें क्या करना है? यू जीआरवी की पीवी इसके अंदर ऐड करनी है, और फिर जो टोटल आएगा वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। दोनों कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस आपका अनंत फाइनेंस इनकम आ जाएगा। ठीक है, 150 इंटू 0.5718, ये अमाउंट आ गया आपका 85770, 85770 प्लस 4739,540, 4825,310। इसका कंपैरिजन करेंगे 6850 से, और ये अमाउंट आ गया सर आपका 20,24,690। एक बार क्रॉस टैली कर लेते हैं। ये देखिए बेटा मैंने सोल्यूशन ना बराबर में लगा रखे कन्वीनियंट के लिए। चलिए, ये आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ गया, और ये आपका क्या आ गया सर? नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। इसमें से अगर आप कोई भी चीज नोट करना चाहते हो साहब, तो प्लीज एक बार देख लीजिए, 10-20 सेकंड लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS20 का क्वेश्चन है। देखिए AS20 बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में कहता है साहब कि आप अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर को डिवाइड कर देंगे साहब वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, जब आप वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे, तो सर अगर मान लो आप कोई पब्लिक इशू करते हैं जहां पे सर आपके पास कंप्लीट प्रोसीड्स आता है साहब, आई मीन टू से मार्केट प्राइस पे आप शेयर इशू करते हैं, तो इन दैट केस सर आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू होती है, जो नए शेयर की वैल्यू सर वो इक्विवेलेंट होती है। इसलिए सर वहां पे हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट बेस पे सर नंबर ऑफ शेयर को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप बोनस शेयर इशू करते हैं, तो सर वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सर कोई भी कंसीडरेशन नहीं आया। एग्जिस्टिंग कंसीडरेशन को सर आपने क्या किया? मतलब जो आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है सर आपकी, उसी को सर आपने स्प्लिट कर दिया। इसलिए हम बोनस शेयर को सर क्या करते हैं? शुरू से कंसीडर करते हैं। ठीक, पूरे साल के लिए सर उसको कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन सर अगर आप राइट शेयर इशू करते हैं, तो राइट शेयर का मतलब क्या होता है? हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हैं एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। इट मींस क्या साहब कि फिजिकली जो नंबर ऑफ शेयर दिए हैं उसके कंपैरिजन में हम लोगों ने प्रोसीड्स कम लिया है, तो हम क्या करेंगे सर? उस प्रोसीड्स का कंपैरिजन करेंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ। आई मीन टू से हम ये देखेंगे कि जितने हमने शेयर इशू किए हैं उसमें से सर अगर हम पब्लिक इशू करते, तो सर जो अभी शेयर की वैल्यू है उसके हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर। इसको और अगर सिंपल भाषा में बोले, सब सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दे देते हैं फिजिकल, और जो कंसिडरेशन है वो कम शेयर के बदले में ले लेते हैं। तो जितने शेयर के बदले में सर हम लोग कंसिडरेशन लेते हैं उसको हम पेड एलिमेंट बोलते हैं। पेड एलिमेंट को हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट करेंगे, और सर बाकी सर अपने लिए क्या बन जाएगा? बोनस एलिमेंट बन जाएगा, जिसे हम पूरे साल के लिए सर कंसिडर करेंगे। ठीक सर, यहाँ पे दो अल्टरनेटिव निकलते हैं राइट शेयर के नंबर ऑफ शेयर को सर वेटेज करने के लिए। तो मैं आपको दोनों अल्टरनेटिव से क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक, पढ़िए जल्दी से सर आपका क्वेश्चन नंबर बी। राइट शेयर में हम लोग जो फिजिकल शेयर देते हैं उसके कंपैरिजन में प्रोसीड्स कम लेते हैं, इसलिए सर उसका पेड एलिमेंट हम अलग कर देते हैं, और बैलेंस सर आपके लिए क्या बन जाता है? बोनस एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए। नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल, अच्छा सर पढ़ने का टाइम दे दो, लो जल्दी से 10-20 सेकंड लो, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
चलिए, नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 सर 30 लाख, नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 21-22 सर 50 लाख। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर का जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है सर, उसको डिस्क्लोज करना होता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर आप कोई भी आइटम डिस्क्लोज करते तो आपको कोरस्पॉन्डिंग सर प्रीवियस ईयर की फिगर भी देनी होती है, ताकि सर आप उसे ज्यादा एनालिटिकल बना सके। ठीक है, अब होता क्या है, जब सर करंट ईयर में बोनस एलिमेंट आ जाता तो उसकी वजह से सर आपके पास कोई कंसिडरेशन नहीं आता, लेकिन सर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका इफेक्ट सर प्रीवियस ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर के अंदर भी लेना पड़ता है, ताकि वो कंपेरेबल हो सके। इसलिए हम उसको क्या करते हैं सर, पिछले साल की, मतलब अगर बोनस शेयर करंट ईयर में आया तो उसकी वजह से सर पिछले साल की बेसिक अर्निंग पर शेयर को भी रीस्टेट करते हैं। ठीक, चलिए, मैंने यहाँ पे बोनस शेयर नहीं बोला, मैंने बोनस एलिमेंट बोला है, क्योंकि बोनस शेयर का मतलब सर जब आप शेयर इशू करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक, और बोनस एलिमेंट का मतलब क्या होता है साहब, जब आप राइट शेयर इशू करते हैं तो सर आप ना जो पैसे लेते हैं इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस कम लेते हैं, तो उसके अंदर एक एलिमेंट सर आपका बोनस एलिमेंट होता है, और एक एलिमेंट क्या होता है आपका पेड एलिमेंट होता है। हम क्लास के अंदर इसको प्यार से चुन्नू बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बोनस एलिमेंट को तो कुछ बच्चों को याद आ गया होगा कि हाँ, अगर चुन्नू आ गया तो उसकी वजह से सर एफर्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन वो अर्निंग का हिस्सेदार बनेगा। ठीक है, शादी वाला एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से याद होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 से 30 लाख है, नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 सर 50 लाख से, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू सर कितने से, 20 लाख से। ठीक, राइट इशू प्राइस है 20 है, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट का सर कितना, 1 जून। अब यहाँ पे सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं। सर यहाँ तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, साफ साफ बोल रखा। ठीक है, तो अगर 1 जून को सर आपने राइट शेयर इशू किया है तो सर 1 जून के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पेड एलिमेंट है सर 10 मंथ का कंसिडर करेंगे, और बोनस एलिमेंट सर पूरे 12 महीने का कंसिडर करेंगे। ठीक, चलिए, राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 4 लाख। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ 1 राइट शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑन 1 जून सर कितने, 26 से। कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड रीस्टेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 2021। आइए पहले हम लोग क्या करते सर, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल लेते प्रीवियस ईयर की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने, 20 लाख, 1.5 आ गया। ठीक, अब सर करंट ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते, यहां निकाल लेते, देखिए 50 लाख आ गया, हाँ जी सर, डिवाइड बाय 20 लाख से जो शेयर है ये पूरे 12 महीने अपने आउटस्टैंडिंग रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्लस अब हमें क्या करना पड़ेगा साहब, जो राइट शेयर आए हैं अपने पास ना, उसका पेड एलिमेंट और बोनस एलिमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। इसके 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके से कराता हूं। देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर कितने, 20 लाख, फेयर वैल्यू कम राइट कितने, कम राइट का मतलब यहां पे होता है राइट शेयर इशू करने से पहले। ठीक, कम राइट सर अपनी शेयर की जो वैल्यू है वो है अपनी 26। ठीक है, अगर आप मार्केट में सर आज शेयर इशू करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 26 पे इशू करना पड़ेगा सेम प्रोसीड्स के लिए। लेकिन आपने क्या किया सर, नंबर ऑफ शेयर जो दिए हैं, कितने दिए, एक बार राइट शेयर देख लेते हैं सर, 4 लाख। ओके, 1 न्यू शेयर फॉर 5। ठीक है, अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे 4 लाख आएगा। हमने 4 लाख शेयर दिए हैं फिजिकल, लेकिन जो प्रोसीड्स हमारे पास 26 से आना चाहिए था सर, इंस्टेड ऑफ 26 हमने क्या किया, सिर्फ 20 रुपीज चार्ज किए। ये देखिए, तो इंटू 20 डिवाइड बाई पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर सर, नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 24 लाख। तो अपने पास सर फेयर वैल्यू एक्स राइट आ जाएगी, कितनी आएगी, देखिए 20 लाख इंटू 26, मेमोरी में ले लेते इसको, 4 लाख इंटू 20, इसको मेमोरी में ले लेते, और एमआरसी डिवाइड बाय सर 24 लाख, 25 आ गया। इसका मतलब सर अब देखिए, हमने प्रोसीड्स कितने से लिए सर, 4 लाख इंटू 20, सर हमने 80 लाख की प्रोसीड्स ली हैं, जबकि आज हमारे शेयर की वैल्यू 25 है। इसका मतलब सर हमने जो पैसे लिए वो 3,20,000 शेयर के बदले लिए हैं। आप बात समझना साहब, हमने जो पैसे लिए वो 3,20,000 शेयर के बदले लिए हैं, जबकि हमारे पास सर जो नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किए वो कितने किए, 4 लाख। इसका मतलब सर चुन्नू कितने हैं इसमें ना, इसमें सर चुन्नू आ गया है 80,000 का, 80,000 शेयर आ गए सर। इसे हम बोलेंगे बोनस एलिमेंट, और ये आएगा पेड एलिमेंट। इसे पूरे 12 महीने के लिए कंसीडर करेंगे 80,000 से, और इसे सर 10 मंथ के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक जी सर, तो ये आएगा आपका 50 लाख डिवाइड बाई ये 20 लाख आ गया, 80,000 आ गया सर, ये आ जाएगा आपका 320 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। दूसरा अल्टरनेटिव बेटा उससे कराऊंगा 266,666, तो 67 कर लेते लास्ट में, हाँ जी। तो ये आ जाएगा सर आपका प्लस इसका टोटल अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे सर आपके 23,46,667।
तो 50 लाख डिवाइड बाय 23,46,667, सर ये आएगा आपका 2.13 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा साहब, अप्रोक्सीमेट लिख लेना बेटा, क्योंकि आगे 068 आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की अर्निंग को रीस्टेट करेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर को। तो बोनस एलिमेंट कितने, 80,000, और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 30 लाख डिवाइड बाई 20,80,000, तो सर रीस्टेट आ जाएगा अपने पास 1.44 अप्रोक्सीमेटली। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, देखिए साहब, दूसरा तरीका यहां करा देता हूं साइड में। देखिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर थे सर, 20 लाख। ठीक है, हमने कितने राइट शेयर इशू किए सर, 4 लाख राइट शेयर इशू किए। ठीक है, तो 1 जून के बाद तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर 24 लाख हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सर जब हमने 4 लाख शेयर इशू किए तो इसके अंदर सर एक बोनस एलिमेंट है, हम उसको बोनस फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करें सर, बोनस फ्रैक्शन निकालेंगे। बोनस फ्रैक्शन कैसे निकलेगा सर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कम राइट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट। ठीक, आई मीन टू से सर आपको एक्स राइट की कैलकुलेशन सेम करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेशन की थी। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, ये देखिए ये वाली कैलकुलेशन आपकी सेम रहेगी। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, बोनस फ्रैक्शन निकालेंगे। ये आ जाएगा सर आपका 1.04। तो हम ये मान के चलेंगे सर कि जो ये 20 लाख शेयर है ना, ये बोनस के साथ सर पता कितने होते हैं, ये होते 20 लाख इंटू 1.04, सर ये होते 20,80,000। अब ये 20,80,000 होते साहब, अब इसमें ये जो 80,000 है इस 4 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे जो वेटेड एवरेज की वर्किंग करते कैसे करते हैं, 20,80,000 शुरू से होते, और कितने मंथ के लिए होते सर, ये अपने होते सर 2 मंथ के लिए। क्यों सर, क्योंकि उसके बाद सर हमने क्या किया, 320 का, क्योंकि 80,000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 320 का जब 320 के अंदर जोड़ेंगे तो 24 लाख आ जाएगा ना। इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है साहब, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 80,000 हमने यहाँ पे बोनस लिया है और 80,000 ऑलरेडी इसके अंदर बोनस है, तो 320 और ऐड कर दो। या हम ये बोल सकते हैं साहब कि 2080 में बोनस है और 24 में ऑलरेडी बोनस है। ठीक है, इंटू आएगा 10/12। अगर आप इसकी वर्किंग करके सोल्व करके देखें तो सर आपका अमाउंट सेम आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर सेम आ जाएंगे। फिर मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। देखिए 20,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 3 लाख, मतलब ये आएगा 3,46,667, और ये आएगा साहब 20 लाख, और 23,46,667। आइए 23 हमने वर्किंग करके दिखा था, 46,667। ठीक, और लास्ट ईयर का सर आप फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब बोनस के साथ नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, 20 लाख इंटू 1.04, आपका 2080 आ जाएगा। चले, हाँ जी सर, आइए एक बार सॉल्यूशन टैली कर लेते हैं। 1.5, 1.44, 2.13, इन्होंने सर ये वाला बोनस फैक्टर के बेस पे वर्किंग कर रखी। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS4 का है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर, ऑलमोस्ट मैं आपको AS4 सारा रिवाइज करा देता हूं। देखिए AS4 ये कहता साहब कि अगर बैलेंस शीट डेट पे आपके यहां पे कोई भी कंटीजेंसी या कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और फिर बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले फर्दर सर आपके पास एविडेंस आ जाता है उस घटना से रिलेटेड जिसकी कंडीशन या कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, तो सर आप क्या करेंगे, उसे एडजस्टेबल इवेंट मान के चलेंगे। अदरवाइज सर आप क्या करेंगे, उसे एडजस्टेबल इवेंट नहीं मानेंगे, नोट्स टू अकाउंट उस पर डायरेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। वो अमाउंट सर आपके लिए मटेरियल होना चाहिए। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड है मटेरियल होना चाहिए। हाँ, अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगी तो सर आप क्या करेंगे, एसेट और लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। नोट्स टू अकाउंट में सर सिर्फ डिविडेंड दिखाना होता है। नोट्स अकाउंट में बेटा हालांकि इंडेस जो आपका 10 है सीए फाइनल के अंदर, वहां पे सर सारी चीजें जो नॉन एडजस्टेबल इवेंट होते हैं वो नोट्स अकाउंट में जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो मैं एक बार आपको कंक्लूड करके बता देता हूं। देखिए बैलेंस शीट डेट पे क्या कंडीशन एग्जिस्ट है, यस। कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट है, यस। बाद में एविडेंस आए, हाँ जी, तो एडजस्टेबल हो जाएगा। एडजस्टेबल का मतलब क्या है सर, आप उसका नेसेसरी इंपैक्ट 31 मार्च को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लोजिंग डेट पर सर आप उसका इंपैक्ट ले लेंगे। ठीक सर, बैलेंस शीट डेट पे कोई कंटीजेंसी या कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, यहां पे सर घटना घट रही है। ओके, अगर यहां पे घटना घट रही है साहब, ठीक है, तो वो घटना अगर मटेरियल है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है साहब, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कंपनी के केस में सर डायरेक्टर को क्या माना जाता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सर अप्रूविंग अथॉरिटी माना जाता है। तो हम लोग बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर प्रपोज डिविडेंड है तो उस केस में सर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना। या बच्चा गलती करता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रपोज डिविडेंड है तो क्या वो एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल, बच्चे बोला नॉन एडजस्टेबल है और अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ना 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 सर, उसे डिस्क्लोज करेंगे कहां पे, नोट्स टू अकाउंट में, अगर सर वो क्या है, प्रपोज डिविडेंड है। ठीक, चलिए आपके लिए बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले सर जब भी आप AS4 का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि क्या बैलेंस शीट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
अगर यस तो एडजस्टेबल, अदरवाइज नॉन एडजस्टेबल। फिर आपको ये चेक करना सर अमाउंट मटेरियल है नहीं है, घटना मटेरियल नहीं है। अगर घटना है अमाउंट मटेरियल सर, तो आप क्या करेंगे, उसे अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में दिखा देंगे। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड है तो नोट्स अकाउंट में दिखा देंगे। मैंने 3 बार रिवाइज करा दिया यहाँ पे ना। चलिए जल्दी से सर आप क्या करेंगे, AS4 का क्वेश्चन नंबर सी पढ़ेंगे। एमटीपी का क्वेश्चन 1 का सी है, हाँ AS4 से है, ठीक है। पढ़िए जल्दी से, 10-20 सेकंड ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, स्टेट विद रीजंस हाउ द फॉलोइंग इवेंट वुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडर, अकाउंट वर अप्रूव्ड ऑन 25 जुलाई 22। देखिए साहब, सबसे पहले बेटा हमें प्रैक्टिकली ना AS4 के अंदर पता क्या करना चाहिए सर। एग्जाम के अंदर चाहे आपको डायग्राम बनाना पड़े, वर्किंग नोट में डायग्राम बना सकते हैं, आपको डायग्राम बनाना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखिए 31 मार्च 22 ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है, बैलेंस शीट डेट है, ठीक है। और सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 जुलाई 22 क्या है, अप्रूवल डेट है। नेगोशिएशन विद अनदर कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ इट्स बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 21 जनवरी। ओके, यहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई, बट नेगोशिएशन स्टार्ट होने से सर कोई डील थोड़ा हुई है, स्टार्ट हुए, नेगोशिएशन कंप्लीट थोड़ा हुए हैं। हरी लिमिटेड इन्वेस्टेड 40 लाख सर कब, 22 अप्रैल को सर यहाँ इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे कोई कंटीजेंसी या कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो सर ये क्या बनेगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बनेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर हर क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको इंडिपेंडेंट टैली कराऊंगा। देखिए डिस्क्लोज करेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए सेकंड, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब सेकंड क्वेश्चन यहां पे ही डिस्कस कर लेंगे। द कंपनी मेड ए प्रोविजन फॉर बेड डेट एट 4% ऑफ इट्स टोटल डेटर एज पर द ट्रेंड फॉलोड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। देखिए सर ये एक जनरल प्रोविजन है, इसे हम कोई कंटिजेंसी या कंडीशन एग्जिस्ट नहीं मान सकते, प्लीज ध्यान देना। AS4 का मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताना चाहता हूं, बात समझना ध्यान से ना। मैं अपने डेटर पे ना 4% जनरल प्रोविजन बनाता हूं और अप्रैल में जाके पता लगा साहब कि डेटर का पैसा डूब गया, तो सर ये एडजस्टेबल इवेंट नहीं है, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि मैं जनरल प्रोविजन बना रहा हूं। लेकिन हाँ इंडिकेशन आ गए थे मार्च के अंदर कि पैसा डूब सकता है और अप्रैल में पैसा डूब गया, तो फिर ये एडजस्टेबल है, ठीक। चलिए बेटा सीए फाइनल के अंदर ना हम ऐसा क्वेश्चन कवर कराते हैं, हालांकि इंटर में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जहां पे सर आप जनरल प्रोविजन बनाते हो और अप्रैल में जाके आपको पता लगता है सर पैसा डूब सकता है, और फिर मई में जाके पैसा डूब गया और अप्रूवल सर आपके अकाउंट से हुआ है वो जून में है, तो सर वो नॉन एडजस्टेबल, क्योंकि आप जनरल प्रोविजन बनाते हो। लेकिन हाँ अगर 31 मार्च से पहले आपको किसी स्पेसिफिक डेटर के बारे में पता लग जाए इसका पैसा डूबेगा, तो फिर वो एडजस्टेबल बनेगा, ठीक। ये आसान क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन सर मैंने इससे पहले कराया आपको, ठीक। In the second week of March, a debtor of 250 had suffered heavy loss due to an earthquake. सर पता लग गया कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट करती है कि इसका पैसा डूब सकता है और लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। मई में जाके सर डेटर बैंक करप्ट हो गया, तो सर ये एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च को सर घटना एग्जिस्ट करती थी। ये देखिए सर 250 का आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको फुल प्रोविजन बैड डेट का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक। चलिए 31 मार्च 22 अप्रूव कब हुआ है, 25 जुलाई 22। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 हरी लिमिटेड, बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी आपको एक केस बताया ना कि अप्रैल में पता लगा कि पैसा डूब सकता है, इस तरह की बात बेटा आप साथ साथ नोट कर सकते हैं प्लीज ना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं ना MTP हो RTP हो बहुत सारी साथ साथ बातें बताता हूं, क्योंकि मेरे को एक एक्सक्यूज मिलता था साहब एक तरीके से कि बच्चों के साथ अब इस वीडियो के थ्रू साहब, इस MTP के थ्रू RTP के थ्रू बहुत सारी बातें बताएंगे जो उनके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक। आप ये मत सोचिए कि यहाँ सिर्फ MTP कवर हो रहा है सर, यहाँ पे आपके ना बहुत सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो रहा है। AS4 तो मैंने 90% के आसपास आपके साथ डिस्कस कर लिया साहब। चलिए ड्यूरिंग द ईयर 21-22 हरी लिमिटेड वाज सूड बाय ए कंपटीटर फॉर ₹30 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क। अब ये देखना पड़ेगा केस हुआ कब है साहब, 21-22 में। ओके यहाँ केस हो चुका है, इसका मतलब सर बैलेंस शीट डेट पे सर आपकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ठीक। Based on the advice of the company legal counsel, Hari Limited provided for a sum of ₹8 lakh in its financial statement for the year end. Okay, हम ऑलरेडी 8 लाख का सर लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका मतलब सर हम लोगों ने क्या किया सर, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 26 मई, यहाँ देखिए सर 26 मई को द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर हरी लिमिटेड टू पे एग्रीड पार्टी सम ऑफ 12 लाख। सर यहाँ आपको पता लगा 12 लाख पे करने पड़े, तो सर ये आपके लिए एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एविडेंस हो गया और बैलेंस डेट पर सर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या करेंगे 4 लाख का प्रोविजन और प्रोवाइड करेंगे। आइए देयरफॉर हरी लिमिटेड शुड एडजस्ट द प्रोविजन अपवर्ड बाय 4 लाख टू रिफ्लेक्ट द अवार्ड डिक्रीड बाय द हाई कोर्ट
टू बी पेड बाय देम टू इट्स कंपटीटर। यहाँ पे पूरी कहानी लिखी होगी। और एएस का आंसर हमें कैसे देना चाहिए बेटा, ये ऑलरेडी मैं कई अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और इसके लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाल रखी, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक, चलिए। कैशियर ऑफ हरी लिमिटेड एम्बेजल्ड कैश अमाउंटिंग टू 3 लाख ड्यूरिंग मार्च 22। एक मिनट रुकिए साहब, एक बार फिर से घटनाओं को यहां पे लिख देते हैं। यहां पे सर आपका कैशियर क्या करके गया है, कैश की चोरी करके गया है, ठीक है। However, the same comes to the notice of the company management during August 22। Oh my God, यहां जाके पता लगा साहब अगस्त 22। तो सर ये आपके लिए पता क्या बन जाएगा, सर ये आपके लिए एडजस्टिंग इवेंट नहीं बनेगा, और ना ही सर नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि अप्रूवल डेट के बाद घटना। हाँ, अगले साल सर इसे एज पर AS5 आप क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक, चलिए। चेक डेटेड 31 मार्च 22 कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके सर, अप्रैल में ना हमें कुछ चेक कलेक्ट हुए जिसकी 31 मार्च की डेट थी, ठीक है। ऑल चेक आर प्रेजेंटेड टू द बैंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड ऑल्सो रियलाइज्ड इन द सेम मंथ इन द नॉर्मल कोर्स आफ्टर डिपॉजिट इन द बैंक। सर इसे हम AS4 की कवरेज मान के चलें, क्योंकि सर ये अमाउंट ही मटेरियल नहीं है भाई। आपने डेटर दिखा रखा हो 31 मार्च को, अप्रैल में पैसे आ गए आपके पास, ठीक है, और अप्रैल में आपके पास चेक आए, तो सर ना ही एडजस्टेबल इवेंट है ना नॉन एडजस्टेबल इवेंट, ये AS4 के स्कोप से बाहर है। तो प्लीज एक बार एक काम करेंगे आप जल्दी से, इसकी मैं पूरी लैंग्वेज आपको पढ़ा देता हूं। देखिए, collection of check after balance sheet date is not an adjusting event even if the check bear the date of 31st March. Recognition of check in the hand is therefore not consistent with requirement of AS4। ये AS4 के स्कोप से ही बाहर है साहब। Moreover, the collection of check after balance sheet date does not represent any material change or commitment affecting financial position of the enterprise and no disclosure of such collection in the director report is necessary। सर जरूरी नहीं कि आप इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाई, क्योंकि सर ये AS4 के स्कोप से बाहर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS26 का है। देखिए AS26 में अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, मतलब आप इंटेंजिबल एसेट को खुद जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर उसके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड होती साहब तो आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन सर आपको ना उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले सर देखिए, जब भी आप अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करेंगे, तो उसमें ना दो अलग अलग फेज पे एक्सपेंडिचर होता है, एक रिसर्च फेज, एक डेवलपमेंट फेज। जो रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर सर उसे हम लोग क्या करते हैं, पिनल अकाउंट में लेके जाते हैं, और फिर सर जो डेवलपमेंट फेज का एक्सपेंडिचर उसे हम कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। एक्सपेक्टेड बेनिफिट को सर हम प्यार से रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। ठीक, अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है सर तो मैं क्या करूंगा सर, रिकवरेबल अमाउंट तक ही उसे रिकॉर्ड करूंगा सर, बाकी अमाउंट को पिनल अकाउंट में चार्ज कर लूंगा। ठीक है, हालांकि जो पिनल अकाउंट में अमाउंट चार्ज होगा ना, तो वो चार्ज होगा सर इंपेयरमेंट लॉस के नाम से, और वो इंपेयरमेंट लॉस एज पर AS28 निकलता है। लेकिन आपके सिलेबस में AS28 नहीं है, तो आपको AS28 का रेफरेंस नहीं देना। आप तो सिंपल क्या करेंगे कि जो भी आपकी कॉस्ट इन कंपेरिजन टू सर आपका रिकवरेबल अमाउंट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट ज्यादा से आप पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, हाँ, अगर आपकी कॉस्ट कम है तो सर आप क्या करेंगे, फिर कम कॉस्ट वाले अमाउंट को कैपिटलाइज कर दें। ठीक, चलिए, आई मीन टू से टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट हम कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। अगर कॉस्ट कम है तो पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा, अगर सर कॉस्ट ज्यादा है तो बैलेंस सर आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली साहब, इंपेयरमेंट लॉस को सर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में सर अलग से माइनस करके डिस्क्लोज करते हैं। ठीक, आइए टेक 15 सेकेंड, और उसके बाद सर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है, हनी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, न्यू प्रोडक्शन मेथड से वो डेवलप कर रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 21 टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्शन मेथड वाज 98 लाख। ओके सर, 31 मार्च 21 तक सर उसने क्या किया, 98 लाख का इसके ऊपर खर्चा कर दिया। On 1st January, the production method met criteria as intangible asset and expenditure incurred till this date was 68 lakh. Okay, 68 लाख सर 1 जनवरी तक आप खर्चा कर चुके, तो यहाँ पे सर आपकी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुई। आई मीन तो सर इंटेंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपने पूरा किया, तो सर ये अमाउंट जो है आपका रिसर्च फेज में, इसे आप P&L अकाउंट में लेके चले जाएंगे। और बैलेंस सर 30 लाख सर आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक, Further expenditure incurred on the new method was 72 lakh for the year ended 31st March 22। ओके, तो ये 31st मार्च 21 की कहानी है। 31st मार्च 22 को आपने क्या किया सर, इसके ऊपर 70 लाख का, 70 लाख है 72 लाख, 72 लाख का और खर्चा कर दिया, तो 1 करोड़ 2 लाख आ गया साहब। ठीक है, चलिए। एंड रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर एज पर AS28 निकालते हैं। वहां पे सर आपका
चलो उस AS 28 में नहीं जाता क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ऑफ द नो हाउ एम्बेडेड इन द न्यू मेथड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सर कितने से, जिस फाइनेंशियल ईयर कितने से 52 लाख से। तो 52 लाख सर आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया, तो जिसे हम क्या करेंगे सर इंटेंजिबल एसेट के रूप में दिखा देंगे। और आपका सर 50 लाख सर जो है ये इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, जिसे हम P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे। बैलेंस शीट में सर हम इसको कैसे दिखाएंगे, सर आपका कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट लॉस 102, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 50, तो सर 52 पे आप इसे ऐसे करके दिखा दें, ठीक है। आइए मांगा क्या क्वेश्चन, एक बार वो पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 मार्च 21, सर ऑलरेडी निकाल दिया 30 लाख, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट कुछ दिन रखा। एक्सपेंडिचर सर अगले साल कितना P&L अकाउंट में दिखाएंगे, सर आप दिखाएंगे 50 लाख से। और सर अमाउंट कैरिंग अमाउंट इंटेंजिबल एसेट का बैलेंस शीट में अगले साल कितने से आएगा, सर ये आएगा आपका 102 माइनस 50 52। आइए 30 लाख जी सर, 50 P&L में चला गया, 52 सर आप क्या करेंगे बैलेंस शीट में दिखा देंगे। जल्दी देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका जो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, ये आपका अमलगमेशन का है। एक बार आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको रिस्पेक्टिव कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको रीड करा दूंगा, ठीक है। इसमें बेटा एक छोटी सी मिस्टेक भी है, तो आप इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं, हालांकि हम इसको यहां पे ठीक करा देंगे, ठीक। चलिए पढ़िए क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। आइए मिलके पढ़ते हैं। ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड, B Limited and W Limited have been carrying their business independently from 1st April 22. Because of synergy in business, they amalgamated on and from 1st April 22 and formed a new company G Limited to take over the business of B Limited and W Limited. तो सर यहाँ पे दोनों कंपनियां क्या बन जाएंगी, ओल्ड कंपनी बन जाएंगी। द इन्फॉर्मेशन ऑफ B Limited and W Limited as on 31st March 22 are as follows. शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ देन ईच, प्रेफरेंस शेयर आ गया, सब रिवोल्यूशन रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, P&L अकाउंट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। एक तो सर यहाँ पे डिस्कस करना में अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे सर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना, आपको क्लैरिटी दूंगा मैं यहाँ पे कुछ ना, ठीक। 15% डिवेंचर आ गया सब, एक अच्छा पॉइंट ये भी डिस्कस करने वाला है। ट्रेड पेबल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैसेट बैंक, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द न्यू कंपनी विल बी 54 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच एंड 4000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, अमलगमेशन के अंदर सबसे ज्यादा गलती पता बच्चा कहां करता है, पीसी का अमाउंट ठीक कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन सर पीसी के अमाउंट को जो सेटल करता है ना, वहां पे गलती हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना साहब कि अगर आपका इशू प्राइस इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू सर ज्यादा है, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान रखना, ठीक। चलिए सेकंड बात सर आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप नई कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो एग्जिस्टिंग कंपनी की असेट और लायबिलिटी से आपको कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, वो असेट और लायबिलिटी जो आप लेके आएंगे उनसे आपका मतलब रहेगा। आई मीन टू से सर जिस वैल्यू पे आप असेट और लायबिलिटी को लेके आएंगे, उसी वैल्यू सर आपने न्यू कंपनी में दिखाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट से सर अमाउंट रेफर कर लेते हैं, जहां पे गलती हो जाती है, ठीक। ट्रेड पेबल ऑफ ब्लैक लिमिटेड इंक्लूड 15,000 ड्यू टू व्हाइट लिमिटेड एंड ट्रेड रिसीवेबल ऑफ व्हाइट लिमिटेड, सो 15,000 रिसीवेबल फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड। इंस्टीट्यूट ने सर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा गलत कर दिया है, हालांकि नेट इंपैक्ट सर उसका नील आया, लेकिन मैं आपको ठीक ट्रीटमेंट करा दूंगा, ठीक। लैंड बिल्डिंग एंड इन्वेंटरी ऑफ ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। ये देखिए सर आपको रिवैल्यूड अमाउंट दे दिए हैं। द पीसी इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। सर पीसी कैसे डिस्चार्ज कीजिए, देखिए इशू 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच फुल्ली पेड अप इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। वो ये कह रहा था, जो जी लिमिटेड है, कहां है जी लिमिटेड, एक सेकंड देखिए कहां बनी जी लिमिटेड, यहां बनी सर, देखिए जी लिमिटेड, ठीक है। वो क्या करेगी, जी लिमिटेड कितने शेयर देगी साहब, 1,80,000 किस किस को, ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड को। किस रेशो में सर, उनके प्रॉफिट की रेशो में, ठीक है। और एक शेयर सर कितने का, 25 का। क्या वो इशू जो है वो पार वैल्यू पे, हाँ जी सर पार वैल्यू पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे साहब, क्वेश्चन ने बोला कि सर आप 2 साल का क्या कीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए और उस रेशो में इनको एलोकेट कर दीजिए। अब यहां पे देखिए साहब, एक तो क्वेश्चन ने दे दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया, और ये ओपनिंग बैलेंस दे दिया। अब इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ लास्ट ईयर का होगा सर, वो लास्ट ईयर से पहले का भी तो हो सकता है। तो कायदे से सर यहां पे ना, ये जो ओपनिंग बैलेंस था, यहां पे क्रेडिट बैलेंस के साथ साथ यहां पे लिखना चाहिए था बिलोंग ओनली टू इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। अब नहीं लिखा, कोई बात नहीं सर, इंटरप्रिटेशन वही निकल के आएगी, क्योंकि अब 150 का बाइफर्केशन की
पिछले साल का कितना, उससे पुराना कितना हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे सर, इसको पिछले साल का ही मान लेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट अगर सर यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी देते तो ज़्यादा अच्छा रहता सर, ठीक। आइए, तो इसके जो प्रॉफिट है 2 साल के 350 है, और इसके जो प्रॉफिट है सर वो कितने हैं, 250 है। तो ये जो रेशो बनेगी सर आपकी 7:5 की रेशो बनेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 7:5 की रेशो में एलोकेट कर देंगे। 1,05,000 आ गया, 75,000 आ गया, इंटू 25, 26,25,000, ठीक है। ये इक्विटी शेयर होल्डर को हमने इक्विटी शेयर इशू की है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू की है। एंड आपका 1,05,000 सर बी के शेयर होल्डर को, और डब्ल्यू के शेयर होल्डर को 75,000, सर 18,75,000, ठीक है जी सर। आइए और आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन है सर, आगे बोला है प्रेफरेंस होल्डर ऑफ टू कंपनी आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ जी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 120 पर शेयर। तो सर यहाँ पे 20 रुपीज आपके सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सर 12% है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने क्या किया, 12% प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है। चलिए इसका इसके साथ कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पे ये आ जाता है। इनको कितने शेयर दिए सर, नंबर ऑफ शेयर आपके सर सेम है, लेकिन जो इशू प्राइस सर वो आपका 20% प्रीमियम है। तो आपका 2 लाख है, 100 का एक है, तो 2,000 इंटू 120 सर ये आ जाएगा आपका 240। प्लीज ध्यान देना, जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे सर तो 2 लाख अलग लिखेंगे और 40,000 एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम अलग लिखेंगे, ठीक। और यहां पे सर ये आ जाएगा अपना 140 है, तो आपका 1400 इंटू 120, 168 आ गया। फिर भी कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया आपका 168। तो अमाउंट निकालते हैं, 26,25,000 प्लस 240, सर ये आ गया 28,65,000 पीसी आ गई बी लिमिटेड की। और सर ये आ गया आपका 1875 प्लस 168, 20,43,000। अब हम इसका कंपैरिजन सर किसके साथ करेंगे, नेट असेट के साथ करेंगे। और जो भी सर आपका नेट असेट के साथ डिफरेंस आएगा वो आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। क्योंकि सर जो थर्ड पार्टी का दे रखा है वो डिवेंचर होल्डर की सेटलमेंट है। डिवेंचर होल्डर की सेटलमेंट सर कभी भी पीसी का पार्ट नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन में सर आपको ये बोल दिया जाए कि इक्विटी शेयर होल्डर को ओल्ड कंपनी के या प्रेफरेंस होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी को आपने डिवेंचर इशू किया तो वो पीसी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर की सेटलमेंट सर वो आपकी लायबिलिटी सेटलमेंट है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो भी सर नई कंपनी एसेट और लायबिलिटी को लेके जाएगी वो एग्रीड वैल्यू को लेके जाएगी। और अगर मान लो डिवेंचर का अमाउंट चेंज हो रहा है तो हम चेंज अमाउंट को कंसिडर करेंगे, ठीक। 15% debenture holder of B Limited and W Limited are discharged by G Limited, issuing such number of its 18% debenture of 100 each, so as to maintain the same amount of interest, ठीक है। You are required to prepare the balance sheet of the G Limited after amalgamation. The amalgamation took place in the nature of purchase. तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या करेंगे, पीसी कैलकुलेट करेंगे। हमने पीसी कैलकुलेट कर ली, ठीक। फिर हम सर क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट असेट एक्वायर्ड। नेट असेट एक्वायर्ड सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये सारी असेट कंसिडर करेंगे साहब, ठीक। इसमें से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। अब सर एक बार डिबेंचर का अमाउंट निकाल लें। हाँ जी, ये आपकी लायबिलिटी है। डिबेंचर का अमाउंट देखिए 4 लाख इंटू 15%। सर अभी जो बी के डिबेंचर होल्डर वो 60,000 इनकम कमा रहे, आगे चल के सर वो 18% के हिसाब से इनकम कमाएंगे, तो डिवाइड बाई 18% सर ये आएगा 3,33,333, ठीक जी सर। ऐसे सर 5 लाख इंटू आपका 15%, ठीक है, डिवाइड बाई 18%, सर ये आएगा आपका 4,16,667, ठीक जी सर। आइए अब सर हमें नेट असेट निकालनी है। क्वेश्चन में देखिए सर ये हमारा पॉइंट पूरी तरह से डिस्कस हो चुका है। ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसेबल अगर आपस में सर कॉन्ट्रा बैलेंस है तो सर नई कंपनी की बैलेंस शीट में जाके कैंसिल होगा। प्लीज मेरी वर्डिंग सुनना, नई कंपनी की बैलेंस शीट में जाके कैंसिल होगा। स्टडी मेट ने मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, यहाँ पे अपनी इस एमटीपी के अंदर इन्होंने पता क्या किया साहब, इन्होंने ये अमाउंट सर पीसी में ही कैंसिल कर दिया। हालांकि अगर आप बी लिमिटेड और डब्ल्यू लिमिटेड की सर पीसी निकालेंगे तो अलग अलग आएगी सर, चेंज आ जाएगा आंसर, लेकिन ओवरऑल सर इंपैक्ट नील आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सर एक का आपका रिसेबल कम है, एक का आपका पेबल कम है, ठीक है।
चलिए, तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने से आएगी, 520, 1040। चले आगे जी सर, इन्वेंट्री 180, 125, और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का प्लीज ध्यान देना, पीसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को समझो साहब, मान लेते सर मैं, आप बी लिमिटेड हो, ठीक है, अब आपका बिजनेस कोई और ले रहा है और इधर डब्ल्यू लिमिटेड है, तो आपने आपस में पैसे लेने देने, लेकिन आप तो अपने पैसे पूरे मांगोगे और वो एज ए सर अपनी लायबिलिटी को पूरी सेटल करेगा। तो सर ये जो कैंसिलेशन होता है हमेशा सर क्या होता है, बिजनेस को एक्वायर करने के बाद होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो साहब, तो जब हम बिजनेस एक्वायर की एंट्री डालते हैं तो वहां पे जो असेट और लायबिलिटी एक्वायर करते हैं सर, वहां पे पूरी वैल्यू लेके जाते हैं, उसके बाद सर अलग से कॉन्ट्रा एंट्री कैंसिल करते हैं, मतलब अलग से सर म्यूचुअल इंडेप्टनेस को कैंसिल करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपना पीसी का अमाउंट निकलेगा, नेट एसेट निकालते हैं, पहले निकालते हैं बी की। देखिए 520 जी सर, प्लस आपका 18 लाख जी सर, प्लस आपका 1 लाख जी सर, प्लस आपका 180 जी सर, 425 प्लस 160, 31,85,000, ठीक है, 31,85,000। और लाइबिलिटी का अमाउंट सर कितने से आएगा आपका, 310 प्लस 3,33,333, 643 333, 25,41,667, ठीक है। आइए अब यहां पे माइनस कर देंगे 25,41,667। देखिए सर, पीसी हमने इतनी पे की है और इन कंपैरिजन टू नेट एसेट हम क्या किए हैं सर, हमने कम लेके आए, तो सर अपने लिए क्या बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा। 323, अभी आपने इसका आंसर नहीं देखना, हम आंसर एक साथ देखेंगे, क्योंकि इसके आंसर में सर हल्का सा डिफरेंस आएगा। किसकी वजह से, इन्होंने सर एक छोटी सी गड़बड़ कर रखी है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल को लेकर, ठीक। आगे देखिए, अब यहां का अमाउंट निकालते हैं, 1040 प्लस आपका 14 लाख प्लस आपका 60,000 प्लस आपका 125 प्लस आपका 265 प्लस आपका 130, 30 लाख 20,000। ये आएगा सर, इन दोनों टोटल अगर हम करें 536,667। नेट अमाउंट आएगा 24,83,333। अब सर यहां पे कैपिटल रिजर्व आ गया 440,333। नेट अगर आप देखेंगे माइनस आएगा 323,333। सर 1,17,000 का आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बैलेंस शीट का टोटल कराऊंगा, एक बार इतना क्रॉस करा देता हूं, ठीक। देखिए साहब, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या गड़बड़ की, ये ट्रेड रिसीवेबल सर जो है आपके, एक सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल किसके नाम देख लेते कंपनी का, सर ट्रेड रिसीवेबल आपके डब्ल्यू लिमिटेड के हैं। तो डब्ल्यू लिमिटेड तो भैया क्या करेगा, पूरे पैसे मांगेगा ना जब उसका बिजनेस बिकेगा, हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे 250 कर दिया, जबकि 265 यहां पे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट में भी उतना ही अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट में नेट होकर आएगा। बैलेंस शीट में 15,000 मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा और 15,000 माइनस करके दिखा दूंगा, ठीक है। और ऐसे सर अगर आप ट्रेड पेबल देखेंगे तो ट्रेड पेबल सर यहां पे आपका 310 है, इन्होंने क्या किया सर 295 ले लिया है, जो कि सर सही नहीं है। ये सर कितने से आना चाहिए आपका, 310 से आना चाहिए। होप सो इंस्टीट्यूट इस आंसर को ठीक कर दे। तो सर यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और आपका ये चेंज हो जाएगा, लेकिन नेट अमाउंट इतना ही आएगा, ठीक। और बैलेंस शीट के अंदर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सर, हम इसे कैंसिल करके ही लेके जाएंगे। सर हम समझ गए, आप ये बताना चाह रहे हैं हमें कि जब आप पीसी का अमाउंट निकालते हैं तो तब सर आप कॉन्ट्रा को कंसिडर नहीं करते, म्यूचुअल इंडेप्टनेस को सर कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको सर नेट करके दिखाते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पीसी के अंदर से नेट करके दिखाते, ठीक। आइए अब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। सर यहां से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अपने पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल की बात करते हैं। सर ये शेयर कैपिटल इररेलेवेंट है अपने लिए, क्योंकि ये ओल्ड कंपनी की। सर हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे सर, कितने से आएगी सर, ये आएगी 2625
पूरा क्वेश्चन टैली कराऊंगा आपको। 2625 प्लस आपका आएगा 18,75,000, ये आएगा आपका 45 लाख। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं साहब, 180 इंटू 25 45 लाख। आइए इक्विटी शेयर कैपिटल सर कितने से 45 लाख से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे साहब तो आपका 2000 और 1400, तो 3400 इंटू 100 सर 340 आ जाएगा, और 340 का 20% सर 68,000 सर जो आपका आएगा वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। आइए 340 68,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक, चलिए तो हम एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को बिल्कुल कंसीडर नहीं करें, हम एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट की वो चीजें कंसीडर करें सर जो हम लेके गए हैं। हम कभी भी सर कैपिटल या रिजर्व वगैरह नहीं लेके जाते, हम असेट और लायबिलिटी लेके जाते हैं। ठीक है, हाँ मर्जर का केस है तो हम उसे सर रिजर्व को हम दोबारा क्रिएट करते हैं, उसके पीछे सर लॉजिक है जो हमने क्लास में आपको काफी डिटेल में बता रखा है। आगे चलते बेटा, तो अपना कैपिटल रिजर्व आ गया। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे सर, आगे देखिए हम डिवेंचर लेके गए, डिवेंचर का टोटल कर देते हैं प्लस 41667 750 सर अपने 18% डिवेंचर आ गए। आइए 750 से 18% डिवेंचर, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर अपना ट्रेड पेबल आएगा, ट्रेड पेबल आएगा अपना कितने से, एक सेकंड 310 है ना, हाँ जी। अच्छा, तीर का निशान मैंने इसके साथ लगाना था, ये तीर का निशान इसलिए लगाया था क्योंकि इसके अमाउंट को मैं एडजस्ट करके दिखा रहा था 15,000 से। 310 प्लस सर आपका आएगा 120, ठीक है, माइनस 15,000, यहां मैं कैंसिल कर दूंगा बैलेंस शीट में, मैं खुद ही कह रहा हूं सर 415 आ जाएगा। ये लो, ये सारा अपना टैली हो गया। ठीक, अब असेट साइड में चलते साहब। असेट साइड में देखिए आपका सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग 520 प्लस 1040, 520 प्लस आपका 1040, 15,60,000 आ गया। लो सर 15,60,000, ठीक है सर। अपना उसके बाद आएगा प्लांट एंड मशीनरी 32 लाख से, लो जी 32 लाख से आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर अपना इन्वेस्टमेंट 160 से आ जाएगा, ठीक है सर। इन्वेंट्री सर अपनी आ जाएगी 3,05,000 से, 3,05,000 से 160, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल बेटा 15,000 कैंसिल यहां पे कर देंगे, 425 प्लस 265 माइनस 15,000, कोई मना ही नहीं कर रहा, यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल होगा। तो कितने से होगा सर, ये 675 से आएगा, ये देखिए 675 से। और आपका जो कैश है वो कितने से आ जाएगा सर, 290 से आ जाएगा, और कोई इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको ये 15,000 वाला अमाउंट आपने ठीक कर लिया होगा, नहीं तो एक बार ठीक कर लीजिए बेटा इसको। ठीक, बड़े आगे, हाँ जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब आप एग्जिस्टिंग कैपिटल को सर सेटल करते हैं नई कैपिटल के साथ या नई सिक्योरिटी के साथ, और उसमें कोई डिफरेंस आता साहब, तो आप कैपिटल रिडक्शन के अंदर लेके जाते, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लेके जाते। ठीक, एक बात ध्यान देने वाली साहब कि अगर मान लो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर भी आप कोई नई सिक्योरिटी इशू करते हैं अदर देन फेस वैल्यू, तो सर उसका जो डिफरेंस आएगा सर उस सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी फायदा या नुकसान होता स्कीम में, वही अमाउंट सर आपका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाता है। ठीक है, चलिए बाकी तो बहुत सारी बातें सर डिस्कस करने के लिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर साइन लिमिटेड, द शेयर होल्डर टू रिसीव इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग एट 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच द फॉलोइंग। तो सर हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख से। सर नए शेयर देंगे सर वो 3/5 होल्डिंग के बराबर, और एक शेयर 10 रुपए का होगा। तो सर ये 3/5 आपका आ जाएगा 120, 12 लाख आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नई कैपिटल सर आपकी 12 लाख से है। चलिए 10% प्रेफरेंस शेयर फुली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर, तो इसका सर 1/5 आपका 240 आ जाएगा। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 10%। एक बात और ध्यान देने वाली बेटा कि अभी जो हमने अमलगमेशन का क्वेश्चन किया था ना, वहां पे नई सिक्योरिटी का रेट दिखाएंगे हम, प्रेफरेंस शेयर का सर दिखाएंगे हम कितने से, 12% से, और डिवेंचर का 18% से। एक बार मैं वो चेक करा दूं आपको, हालांकि मैंने बोलते हुए बोला था समझाते हुए, अब अलग से मैं चेक भी करा देता हूं आपको। 12% सर इन्होंने यहाँ लिखा नहीं, 12% लिख लो बेटा यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। जी सर बिल्कुल बढ़ते हैं। सर 8% डिवेंचर दे दिया अपने 80,000 के, तो 8% डिवेंचर कितने के, 80,000 के। तो बैलेंस जो आएगा सर आपका कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 लाख माइनस 12 लाख माइनस 240 माइनस 80, 480 से आएगा
बैलेंसिंग फिगर। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद देखिए उसने क्या बोला है, an issue of 2 lakh 10% first debenture was made and allotted payment for the same being received in cash forthwith। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई फायदा नुकसान नहीं सर, बल्कि आपने न्यू सिक्योरिटी इशू की है तो कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिबेंचर 2 लाख से। इसकी एंट्री में यहाँ टैली करा दूँ, काफी दूर पड़ गया, ये लो जी, इसे जल्दी तो हम एंट्री पास ही कर लेते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी सर। गुडविल विच स्टूड एट 280 वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ, तो हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल 280 से। प्लांट एंड मशीनरी सर 4 लाख की थी, रिटर्न डाउन 3 लाख तक कर दी, 3 लाख से नहीं किया, 3 लाख तक कर दी तो 1 लाख आ जाएगा सर। टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से। और ये देखिए सर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टूड एट 3 लाख वाज रिटर्न डाउन बाई रुपीज 1 लाख, 1 लाख से कर दी सर, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा तो 1 और 280 480 आ जाएगा सब कैपिटल रिडक्शन के अंदर 480। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, पढ़िए जल्दी से, टेक 30 सेकेंड और फिर मिलकर करते हैं क्वेश्चन। चलिए मिलकर पढ़ते हैं, क्या लिखता है। A and B are partner in AB and company, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. B and C are partner in BC and company, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Carrying on the same time of business, on 1st April 2022, A, B and C decide to form a new partnership firm, ABC and company. By amalgamating AB company, BC company, ABC will share profit and losses in the ratio of 3:2:1 in the ABC and company. चलिए, देयर बैलेंस शीट ऑन 1st April 2022 वर एज अंडर, सर ये उनकी बैलेंस शीट दे दी आपको दोनों कंपनियों की। फॉलोइंग अदर टर्म्स फॉर अमलगमेशन, सर ये अमलगमेशन की टर्म्स दे दी। देखिए इन दोनों फॉर्म ने मिलकर क्या किया साहब, एक नई फॉर्म बना ली, और वो जो नई फॉर्म है वहां पे जो PSR है 3:2:1 है। ठीक, फॉलोइंग अदर टर्म फॉर द अमलगमेशन, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 25,000 फॉर AB एंड कंपनी एंड 18,000 फॉर B एंड C कंपनी, बट द सेम विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। देखिए सर, अगर मान लो नई फर्म पुरानी फर्म को गुडविल के पैसे दे रही है, ठीक है, तो इसका मतलब सर क्या है, वो पीसी का पार्ट बन जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में सर रिटर्न ऑफ की बात नहीं कह रखी तो क्योंकि वो पीसी के अंदर है तो सर ऑटोमेटिक सर क्या हो जाएगा, वो न्यू बुक्स में आ जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ की बात कर रखी तो सर हम लोग क्या करते हैं, न्यू फर्म में जाने के बाद उसको राइट ऑफ करते हैं इन न्यू PSR। ठीक, चलिए बिल्डिंग सर ऐसे ली गई है, कैसे, बी एंड ए कंपनी की जो वैल्यू है सर अपवर्ड मतलब 10,000 ज्यादा पे ली गई है, और नई वैल्यू सर बी एंड सी कंपनी की दे दी है 16,000 से। ठीक है, तो इसको सर 30,000 पे लिया गया है, तो पीसी में 30,000 आ जाएगा, और इसको सर 16,000 पे, क्योंकि अपवर्ड है ये, और ये 16,000 पे। प्लांट एंड मशीनरी टू बी टेकन विद ओवर विद डाउनवर्ड वैल्यूएशन बाय 2,000 फॉर ए बी एंड कंपनी, सर ये 19,000 पे काटा मार दो इस पे, हाँ जी सर। चलिए ये मैं पीसी की बात बता रहा हूं, ठीक है, और 32,000 सर इसकी वैल्यू है। आगे बढ़िए, आगे वो लिखता साहब, वैल्यू ऑफ द व्हीकल टू बी टेकन और वाज रिड्यूस्ड बाय 5,000 ए बी एंड कंपनी एंड रिड्यूस्ड टू 2,000। बड़े ध्यान से सर लैंग्वेज देख रहा, वो ये कह रहा सर जो व्हीकल है ना वो 5,000 से रिड्यूस कर दिया, ए बी एंड कंपनी का 5,000 से रिड्यूस कर दिया, तो सर ये आ जाएगा 10,000 से। और ये देखिए क्या लिखता है, एंड रिड्यूस टू मतलब यहां तक 2,000 तक इसे रिड्यूस कर दिया, तो सर इसकी वैल्यू जो है ये 2,000 आ जाएगी। एक बार इस लैंग्वेज को फिर से देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, रिड्यूस बाई मतलब उतने से कम करना, रिड्यूस टू मतलब उतने तक लेके आना, तो हमने क्या किया 5,000 से इसे कम कर दिया और इसे 2,000 तक लेके आ गए। ठीक, एक्सेस ऑब्लिक डेफिसिट कैपिटल फॉर पार्टनर टेकिंग ए कैपिटल एज द बेस विद रेफरेंस टू द शेयर प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। वो ये कह रहा साहब, जो न्यू फर्म बनी है ना, न्यू कंपनी बनी, न्यू फर्म बनी है, वहां पे सर जो भी आपकी कैपिटल रहेगी वो ए को बेस लेकर रहेगी। तो हम क्या करेंगे सर, जो भी ए की कैपिटल आएगी उसको 6/3 से मल्टीप्लाई करके सर टोटल कैपिटल निकाल लेंगे और फिर एलोकेट कर देंगे, और जो बी और सी में डिफरेंस आएगा उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। देखिए सर उसने
न्यू बैलेंस शीट मांग ली न्यू फर्म की, और सर कैपिटल अकाउंट मांग लिया किसके, पार्टनर के ओल्ड बुक्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब, देखिए अगर ओल्ड बुक्स में सर उसने पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांग लिए तो सर हमें उनको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट और लॉस आएगा। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे, हम पहले कंसेप्ट लगाएंगे क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट ये कहता है साहब कि आप क्या करेंगे, जो भी आपकी बैलेंस शीट की आइटम है उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, और कैश एंड बैंक अकाउंट में। हाँ, अगर नई कोई फर्म बनती है और वो कैश एंड बैंक अकाउंट भी लेके जाती है साहब, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि आप असेट लायबिलिटी कहीं बाहर तो बेचने वाले नहीं। सारा सारा सर आपने क्या किया, न्यू फर्म को ट्रांसफर करना, आई मीन टू से न्यू, जब अमलगमेशन ऐसे बोलते हैं, जब दो पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होता है और उस केस में सर वो पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, या कोई नई कंपनी बनती है वो पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, तो उस केस में सर हम लोग कैश अकाउंट नहीं बनाते जनरली। ठीक है, चलिए तो यहां पे सर दो अकाउंट बन जाएगा ओल्ड बुक्स में, कौन कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा सर आपका बन जाएगा करंट अकाउंट। तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि सर आपका एक ही कैपिटल अकाउंट दे रखा, मतलब वेरिएबल सर आपकी कैपिटल है। ठीक है, फिक्स कैपिटल नहीं है। अगर फिक्स कैपिटल होती तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता, करंट अकाउंट अलग बनता, और रियलाइजेशन अकाउंट सर रिक्वायरमेंट की तो वर्किंग नोट में बनेगा। तो सबसे पहले सर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। तो सर मैं पहले क्या करूंगा, ये सारे के सारे बैलेंस ए एंड कंपनी के रिलेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करूंगा, और ऐसे बी एंड कंपनी का ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि अगर आप देखेंगे तो यहां पे कॉन्ट्रा बैलेंस है, लेकिन कॉन्ट्रा बैलेंस का सर इंपैक्ट कहां पे आएगा, न्यू बुक्स में आएगा। और इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है सब, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, इसका ए पार्ट जो है यहां पे सॉल्यूशन ठीक दे रखा है, लेकिन सर अमलगमेशन वाले में गलती कर रखी है। अब आपने वो भी ठीक कर लिया। ठीक, सेकंड सर इसे मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजूंगा, सर इसे मैं क्या करूंगा, ओल्ड पे सर के हिसाब से एलोकेट कर दूंगा। 10,000 सर एलोकेट हो जाएगा किस रेशो में, 3:2, 6 और 4, और ये हो जाएगा सर आपका 2:1। 2:1 में सर आएगा ये आपका 4 टाइम 3 1667। एक बार मैं इसको एलोकेट करके दिखा दूं, यहाँ पे एक बार सोल्यूशन ठीक करा देता हूँ। ये देखिए, ये कैपिटल आ गई, ये कैपिटल आ गई सर, ये रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद ये क्रेडिटर है और ये सब किस में चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक, चलिए तो एक बार मैं रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ये टिक करा देता हूँ कि देखिए हम लोगों ने क्या किया, वर्किंग नोट में सर ये बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये सारी की सारी असेट ट्रांसफर कर दी एट बुक वैल्यू में, ये क्रेडिटर और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, ये सारी की सारी सर असेट ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू पे, ये क्रेडिटर और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, चलिए इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता साहब, ओल्ड मतलब जब हम बुक्स को क्लोज करते हैं कि आपने जब बुक्स क्लोज करनी तो क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको असेट बेचनी पड़ेगी, लायबिलिटी की पेमेंट करने की। सम टाइम इट हैपन सर कि जब हम ओल्ड बुक्स क्लोज करते हैं तो असेट को अलग से सेल करते हैं और लायबिलिटी का अलग से पेमेंट करते हैं, लेकिन सर अगर अमलगमेशन है तो सर एज ए कंबाइंड हम उसे क्या करते हैं सर, पीसी का पार्ट मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पीसी निकालनी पड़ेगा। पीसी कैसे निकलेगी सर, ये देखिए, ये ए एंड बी कंपनी का बैलेंस मैंने चेंज कर दिया, बी एंड सी कंपनी के बैलेंस चेंज कर दिया, पीसी में आपको निकला के दिखाऊंगा सब। और गुडविल से 25,000 से और ऐड हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ की बात नहीं हो रखी होती यहाँ पे तो ये गुडविल ऑटोमेटिक नई बैलेंस शीट में कैरी हो जाती है, लेकिन क्योंकि गुडविल सर उसने राइट ऑफ की बात कर दी तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाने से पहले सर जब कैपिटल को अपडेट करेंगे तो उसमें सर न्यू पीएसआर में से राइट ऑफ कर देंगे। मैं वो भी आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, और ये आएगा सर 18,000 से, यहाँ 18,000 से। तो मैं पीसी निकलवाता हूँ एक एक कंपनी की। पहले बी एंड कंपनी उठा, ए बी एंड कंपनी उठा लेते। ठीक है, ए बी एंड कंपनी देखिए सर, 25,000 की गुडविल आपकी। ठीक है, 30,000 की बिल्डिंग है। ठीक है सर, आपका जो प्लांट एंड मशीनरी 19,000 पे लिया गया। ठीक है, आपका जो व्हीकल है वो 10,000 पे लिया गया। ठीक है, फर्नीचर सर आपका 4,000 पे जाएगा। ठीक है सर, स्टॉक आपका 50,500 पे जाएगा। जब अमलगमेशन होता है या न्यू कंपनी सर पुरानी फर्म को लेके जाती साहब, और अगर किसी एसेट और लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कर रखा और पूरा बिजनेस के बारे में कर रखा सर, बिजनेस ले लिया तो हम बुक वैल्यू पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए 43,500 से आएगा, इन सब का टोटल सर आ जाएगा 45,000 से। इसमें से माइनस कर देंगे सर क्या क्या सर, लायबिलिटी ये है 56,000 से। तो 171 की पीसी आ गई सर ए बी एंड कंपनी की, 171 की पीसी ये देखिए सर। और ये 171 सर हम क्या करेंगे सर, उसके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, और ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा सर इसे ओल्ड पीएसआर में एलोकेट कर देंगे। ये सर हमने क्या किया है, ओल्ड पीएसआर में सर ट्रांसफर कर दिया। और ये सर कैपिटल आ गई है ए की और बी की, इसमें गुडविल भी है सर, ये मैं वर्किंग आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साहब, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल कितने है सर, ए की कैपिटल 88,800 और बी की सर 82,200, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ऐसे सर बात करेंगे इसकी बीसी एंड कंपनी की, सर गुडविल कितने से 18,000 से, ठीक, प्लस आपका सर 16,000, प्लस आपका 32,000, प्लस 2,000, प्लस सर 7,500, 19,500, 37,000, आपका 15,000, आपका 18,000, आपका 9,000, माइनस कर देंगे सर 47,000 से। सर ये अमाउंट आपका 127 आ गया, ठीक है। आइए 127 एक बार टिक कर लेते हैं, ये देखिए सर, और इसे हम कहाँ भेज देंगे सर, ये देखिए मेरा पूरा वर्किंग नोट पूरा हो गया सर। 127 को हम सर रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे, ये देखिए सर, ये प्रॉफिट और लॉस आ गया सर, पीएसआर ओल्ड में बांट लेंगे, हमने इसको बांट लिया सर, और ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई 69,333 और 57,667। अब ये है बीसी एंड कंपनी। सबसे पहले सर मेरी बात सुनना है, मेरे को दो एडजस्टमेंट सिखानी है आपको ना, क्या इसके अंदर गुडविल इंक्लूड है या नहीं है। देखिए सर, जब न्यू फर्म ने पुरानी फर्म को गुडविल की वैल्यू दी है और उसको हमने पीसी का पार्ट मान लिया, सर वो पीसी के अंदर आया होगा, उसका इंपैक्ट आपका रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आया होगा। देखिए ऐसे समझिए, इस पीसी में गुडविल आ गई, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये पीसी सर आपकी कहां चली गई है सर, ये पीसी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में चली गई है। इसका इंपैक्ट सर कहां पे आ गया है सर, इसका जो इंपैक्ट है सर वो पार्टनर की कैपिटल में आ गया, तो इसका गुडविल अराइज होगी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन सर गुडविल अराइज के बारे में, गुडविल रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहता, तो सर मैं क्या करता, गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाता और यहां फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को राइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस है 88,800 आ गया, ठीक है सर। और आपका आराम से डिस्कस करेंगे इसको, 82,200 आ गया, प्लस 69,333, 15,1,533, 57,667। एक टोटल कॉलम और बना लेते हैं, 88,800। सर ये पीसी के बराबर आएगा, बिल्कुल पीसी के बराबर आएगा, क्योंकि पार्टनर का जो बिजनेस बिका है वो किसके बराबर बिका है, पीसी के बराबर तो बिका है। बट फिर भी मैं आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 171, और इसका टोटल सर 127 आना चाहिए, क्रॉस करके मैं दिखा देता हूँ। 69,333, क्योंकि आपका बिजनेस सर पीसी के बराबर बिका, ठीक, 57,667, 127। इसका जो टोटल है सर वो आ जाएगा आपका 298। अब इसके अंदर सर क्या है, गुडविल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें ना गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब जो हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे सर, वो गुडविल को राइट ऑफ किस रेशो में करेंगे सर, वो न्यू पीएसआर में करेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि आने वाले टाइम में ये पार्टनर जो नई फर्म बनाई इन्होंने, ये बेनिफिट किस रेशो में लेंगे सर, नए पीएसआर की बेनिफिट की रेशो में लेंगे, ठीक है। तो गुडविल का जो टोटल है सर वो कितने से 45 बोल गया मैं शायद ना, वो 43 है, 43 बेटा, हाँ जी। तो 43,000 से हम क्या करेंगे, गुडविल को यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे। अगर राइट ऑफ की बात नहीं होती साहब, तो गुडविल क्या हो रही होती सर, मेरी बैलेंस शीट में आ रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे सर गुडविल रिटर्न ऑफ कितने से आ जाएगी, 43,321 की रेशो में, डिवाइड बाय 7167, ठीक जी सर, 2 14,333, 21,500। सर अब ये देखिए कैपिटल 88,800 माइनस 21,500, 67,300, 151,533 माइनस 14,333, 137,200, 50,500। ये सर नई कैपिटल आ गई। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना सर। देखिए मैंने आपको ना दो बातें बतानी है। एक बात तो ये कि गुडविल अगर राइट ऑफ के बारे में नहीं कहता तो गुडविल हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर दिखाते थे और साथ साथ में ये मेरी कैपिटल आ जाती, ठीक। लो इसको टिक कर देता हूँ, ये कैपिटल आ जाती। लेकिन अब सर गुडविल राइट ऑफ की तो ये मेरी नई कैपिटल आ गई। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना जी सर। ये आ गया 255, ठीक जी सर। अगर इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना लिखी होती, ई वाला पॉइंट नहीं होता, तो मैं कुछ नहीं करता सर। ये जो मेरे पास ए बी सी की कैपिटल आई है इसको मैं बैलेंस शीट में दिखा देता, ठीक है सर। और फर्दर क्या मैं कोई और एडजस्टमेंट करता? नहीं सर। मैं क्या करता सर, मेरे पास ये जो असेट है इन सब की एग्रीड वैल्यू आई हुई है, गुडविल को मैं हटा देता क्योंकि गुडविल तो मैंने राइट ऑफ कर ही दी है, और लाइबिलिटी सर जो वैल्यू वो ले लेता और जो कॉन्ट्रा आपस में उसको कैंसिल कर देता। यहाँ देखिए सर 9,000 और 25,000 है तो 16,000 आ गया,
और ये सर जो अमाउंट है 15,000 ये जीरो हो गया, ठीक है। तो मैं इसका टोटल करके दिखा देता हूँ। लेकिन सर क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एक्सेस या डेफिसिट कैपिटल फॉर पार्टनर टेकिंग ए कैपिटल एज बेस विद रेफरेंस टू द शेयर इन प्रॉफिट आर टू ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ठीक है। तो सर हमारी जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो इसके बेस पे होनी चाहिए। अब इसके बेस पे सर जो टोटल कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए सर, देखिए 67,300 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इतनी कैपिटल होनी चाहिए डिवाइड बाई 6। तो सर ये आएगा 22,433। जो आपकी सी की कैपिटल न्यू फॉर्म में होनी चाहिए सर वो इतनी होनी चाहिए 22,433, लेकिन उसकी 50,500 है, तो इसके लिए उसकी कैपिटल ज्यादा है, तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्रेडिट आ जाएगा सर करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस ये तो जीरो ही आएगा, ये आ जाएगा सर क्रेडिट कितने से 28,067 से। 67,300 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू सर ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 44,867 44,867 और 67,300, ठीक है। तो सर यहां पे भी ये क्रेडिट में ही ट्रांसफर हो जाएगा 92,333, ठीक है। मैं आपको बैलेंस शीट बनवा दूं? जी सर बैलेंस शीट बनवा दूं बेटा। ये करंट अकाउंट में आएगा, ये करंट अकाउंट में आएगा और ये आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए करंट अकाउंट का जो टोटल है सर 92,333 28,067, ये देखिए सर ये कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक। इतना ठीक हो गया, हाँ जी। अब इधर आ जाइए एक बार में, गुडविल खत्म होगी, बिल्डिंग सर आपकी 46,000 से आएगी। चलिए प्लांट एंड मशीनरी सर आपका 51,000 से आएगा क्योंकि नई वैल्यू पे आएगा, जी सर। और ये अमाउंट आप ना पीसी से भी ले सकते हैं क्योंकि हमने सब पीसी में लिखा होगा। ये देखिए सर जो मैंने पीसी कैलकुलेट कराई थी तो ये सब पीसी से ले सकते हैं सर, पीसी से उठा लो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। ये आपका 1932 आपका आएगा 51 सर, आपका 12,000 आ जाएगा। व्हीकल कहाँ गया साहब, 12,000 बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर सर इन्होंने क्या किया, फर्नीचर को कहीं नीचे ले रखा क्या, कोई बात नहीं सर। आपका स्टॉक आ जाएगा सर आपका 70,000 से, ये लो जी। फर्नीचर आ जाएगा 11,500 से, ये लो जी। डेटर सर 4337, ये लो जी 4337। अच्छा इन्होंने क्या किया वो अलग अलग, ये लो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा सर 80,500 से और अदर आ जाएगा आपका 16,000 से क्योंकि 9,000 आपका कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। चलिए बैंक बैलेंस सर आपका आ जाएगा आपका 33 से और आपका कैश इन हैंड आ जाएगा सर 14,000 से। ये आपका 15,000 कैंसिल हो गया था, इसमें से आपका 9,000 कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्रेडिटर आपके आ जाएंगे सर 79,000 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका एनबीएफसी का। एनबीएफसी के केस में बेटा हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपकी एनबीएफसी है वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है या नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है साहब तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड असेट का प्रोविजन है वो 0.4 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन सिस्टमिकली है तो 0.25 करेंगे, ठीक। सर आपके सबस्टैंडर्ड असेट का प्रोविजन 10% आएगा। आपका जो डाउटफुल है अगर वो अनसिक्योर्ड है तो 100%, अगर डाउटफुल सर 0 to 1 है, सिक्योर्ड है, देखिए डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100%, लॉस असेट 100%, डाउटफुल सर आपका सिक्योर्ड है 0 to 1 ईयर है 20%, 1 to 3 है साहब 30% और 3 से ज्यादा साहब तो आपका 50%, ठीक। आइए वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट साथ साथ पढ़ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ए एनबीएफसी हैज इट्स एडवांस क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक। स्टैंडर्ड असेट सर देखिए इसमें ना अगर आप देखें तो नॉन सिस्टमिकली है, तो नॉन सिस्टमिकली तो सर क्या आएगा, एक सेकंड पेंसिल भी कह रही है, थक गई हूं मैं, हाँ जी। तो नॉन सिस्टमिकली है तो सर आपका आ जाएगा ये 0.25%, ठीक। चलिए 0.25, एक सेकंड दीजिए बेटा, हाँ जी। अगर नॉन सिस्टमिकली है तो सर ये आ जाएगा आपका 0.25 10%। सिक्योर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिक्योर्ड है सर तो आपका 20 30 50, अनसिक्योर्ड 100%, लॉस असेट 100%, ठीक है। आइए तो आप यहाँ पे प्रोविजन एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए सर 0.25 10 20 30 50 100 100, ठीक। चलें, हाँ जी सर। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कंसोलिडेशन का, हालांकि नाम कंसोलिडेशन का, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट अपडेट करके पूछ लिए साहब, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए फिर इसको डिस्कस करते हैं। जो अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट कंपनी की होती है, होल्डिंग कंपनी की होती है, उसी अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं साहब, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी से सब्सिडरी कंपनी ने क्या करके डिफरेंट फॉलो करके, तो हमें क्या करना पड़ता है साहब, उसको अपडेट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में सर आपसे क्या किया गया है, सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपडेशन मांगा गया खाली, ठीक। चलिए बेटा, आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा, नहीं तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। आइए डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी एमएनटी लिमिटेड। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम पर्पज के लिए ना, अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट कंपनी की सही या गलत है हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट कंपनी ने मतलब होल्डिंग कंपनी ने फॉलो कर रखी है, हम उसी को क्या करेंगे साहब, सब्सिडरी कंपनी के लिए अप्लाई कर देंगे, मतलब सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे, ठीक। चलिए, इशूड एंड सब्सक्राइब 7500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। रिवेन्यू रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम आपका करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, हालांकि शेड्यूल 3 के हिसाब से इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करेगा, हम अपने आंसर में वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एमएनटी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ एलटीसी, ठीक है। एलटीसी लिमिटेड वैल्यू इन्वेंट्री ऑन फीफो बेसिस। एक बार मैं रिक्वायरमेंट देख लूं। हाँ जी सर, देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग ना क्लास कराते बच्चे को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो फिर रिक्वायरमेंट पे जाइए। लेकिन एग्जाम के लिए ना बेटा आपको पता क्या करना चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, मतलब एग्जाम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं, अच्छा ये होगा, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे ना, तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ द एमएनटी, ओके, एज ऑन 31 मार्च 22। अब ये देखिए सर, सिर्फ इसको रीस्टेट करना आपने, प्रीवियस ईयर को रीस्टेट नहीं करना। अब हो सकता है मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड में प्रीवियस ईयर भी चल रहा हो सब साथ साथ, ठीक। After considering the above information for the purpose of consolidation, such restatement is necessary to make the accounting policy adopted by LTC Limited and MNT Limited uniform. आइए, LTC Limited value inventory on FIFO basis, while MNT Limited use LIFO basis. To bring MNT Limited inventory value in line with those of LTC Limited, its value of inventory is required to be reduced by 5,000 at the end of 2021. Okay. सर लास्ट ईयर का आपने क्या करना, रिड्यूस करना है, और 12,000 सर करंट ईयर का क्या करना, इंक्रीज करना। अब ये देखिए साहब, और जो लास्ट ईयर की इन्वेंट्री वो करंट ईयर में सोल्ड होगी, वो ये बताना चाह रहा साहब कि अगर वो क्लोजिंग में भी होती तो उसकी वैल्यू का इंपैक्ट आता फिर, ठीक। अब 5,000 का सर इंक्रीज और डिक्रीज का जो इंपैक्ट है रिवेन्यू रिजर्व पे सर नील आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ यहाँ पे एक बार मैं देख लें। हाँ जी सर, रिड्यूस करेंगे भाई, आपका ओपनिंग स्टॉक रिड्यूस होगा तो लास्ट ईयर का सर क्या होगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो रेवेन्यू रिजर्व पे सर आपका इंपैक्ट नील आएगा। और क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर को रिस्टेट करने के बोला, तो सर हमारे लिए 5,000 इररेलेवेंट हो जाएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ इसकी रेलिवेंसी है सब, लेकिन इसका इंपैक्ट नील हो जाएगा किसमें, रेवेन्यू रिजर्व में, ठीक। और 12,000 से सर हम क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री बढ़ा देंगे, और आपका ये इन्वेंट्री आपकी 7,02,000 से आ जाएगी, और रेवेन्यू रिजर्व ये रहा सर 12,000 से बढ़ जाएगा। चलिए, एमएनटी डिडक्ट 2% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। ओके, हम 2% का सर प्रोविजन बनाते हैं। इसका मतलब सर क्या है कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो 2% का प्रोविजन नहीं बनाती। अब सर ये देखिए, अगर आपसे दोनों साल का रीस्टेट मांग रखा होता सर, तो हम लोग क्या करते हैं सर, जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, जो ट्रेड रिसीवेबल है, हाँ जी सर, इसको भी चेंज करते, लेकिन अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग को चेंज करेंगे, और ये 98% के बराबर होगा। अगर ये 98% के बराबर है, क्योंकि हमने प्रोविजन 2% का क्रिएट कर रखा ना, 343 डिवाइड बाई 98%, तो सर 350 का अपना डेटर आ जाएगा, और 7,000 का सर हम क्या करेंगे, प्रोविजन का रिवर्सल करेंगे, और उस 7,000 को कहाँ ऐड कर देंगे सर, यहाँ ऐड कर देंगे रिवर्सल ऑफ प्रोविजन के नाम से। सर अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, उसका इंपैक्ट सर करंट ईयर के P&L में जाता है, और जो पिछले साल का इंपैक्ट है उसका इंपैक्ट पिछले साल में जाएगा, लेकिन रिवेन्यू रिजर्व में सर नेट इंपैक्ट क्लोजिंग बैलेंस का आएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपसे ना इसी क्वेश्चन में करंट ईयर के P&L अकाउंट में इंपैक्ट मांग रखा होता, तो मैं पता क्या करता, ओपनिंग प्रोविजन भी कैलकुलेट करता, क्लोजिंग भी कैलकुलेट करता, और उसका डिफरेंस करंट ईयर के P&L में गया होगा, लेकिन सर रेवेन्यू रिजर्व में सर आज तक इंपैक्ट आ गया होगा, ठीक है। चलिए, prepaid expenses in MNT Limited include sale promotion expenditure carry forward of 25,000 in 2021 and 12,500 in 21-22 being part of initial sale promotion expenditure of 37,500। सर देखिए हुआ क्या है, 20-21, 21-22 और हाँ 22-23। अगर होल्डिंग कंपनी खर्चा करती 37,500 का, तो वो यही राइट ऑफ कर देती। हमने क्या किया साहब, 12,500 यहाँ राइट ऑफ किया, 25,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 12,500 यहाँ
राइट ऑफ किया और 12,500 क्या किया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और 12,500 हम यहाँ जाके राइट ऑफ करेंगे, लेकिन सर हमें पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा सर, इसको इनिशियली राइट ऑफ करना पड़ेगा। इनिशियल राइट ऑफ करना पड़ेगा तो सर क्लोजिंग पे इंपैक्ट, करंट ईयर पे इंपैक्ट सर कितने से आ जाएगा, 12,500 से। आइए तो 12,500 से हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपना माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 52,500 से, और 12,500 से सर हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए मतलब माइनस कर देंगे, अपडेट हो जाएगा रेवेन्यू का बैलेंस 5,05,000 प्लस आपका 12,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं ज़्यादा स्पीड में करा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं सर कि ये जरूरी है, क्योंकि इस टाइम भी कम होता है और बच्चा अच्छे खासे रिवीजन मूड में होता है, और हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट को रीस्टेट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसका रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बनेगा जिसमें पहले सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, फिर रिवेन्यू रिजर्व आएगा। तो इन दोनों का टोटल सर आपका आ जाएगा 718,500 से। चलिए इसके बाद सर आपका आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर सर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, और ये दोनों सर आपके आ जाएंगे, ये अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा सर, आप मतलब करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल के अंदर आ जाएगा, और ये सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं इन्होंने ऐसे ही कर रखा डिस्क्लोजर या कुछ और दे रखा है। ये देखिए सर, हालांकि टेक्निकल सिक्योरिटी प्रीमियम पहले आता है, ठीक है। और शेयर कैपिटल सर यही आ गया, ठीक है। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ गया आपका, ये ट्रेड पेबल आ गया, और सर ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक। आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपका कोई चेंज नहीं है, सेम आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी सेम आ जाएगी। अब सर यहाँ पे इन्वेंट्री आपकी 72 से आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल आपका 350 से आ जाएगा, और 52,500 से सर ये आ जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट असेट के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इससे पहले आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है सा, और इस तरह क्वेश्चन मतलब मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ कि एग्जाम में 5 नंबर के सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इंपॉर्टेंट तो सर सारे ही जब एमटीपी में आ गए हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। पढ़िए, टेक 30 सेकंड, फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से सोल्व कराते हैं। आइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जो भी सर नेट असेट होगी सब्सिडरी कंपनी की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके बेस पे सर जो भी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमारे पास नहीं है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है साहब, नेट असेट का, सब्सिडरी के नेट असेट का वो हिस्सा जो सर ओन्ड बाय आउटसाइडर बट कंट्रोल बाय अस, ठीक है। उसके बाद सर डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो भी सर सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पेरेंट के पास है उतने प्रॉफिट अपने साथ मर्ज कर लेगी, बाकी सर माइनॉरिटी में डाल देगी, ठीक। एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन इन ईच ऑफ द केस, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट का तो यूज सर गुडविल वगैरह के लिए, गुडविल सर क्वेश्चन ने नहीं मांगी, कोई बात नहीं, हम नहीं निकालेंगे सर। तो यहाँ पे देखिए सर आपसे सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट मांगा है, तो इन दोनों का टोटल कीजिए पहले तो 195, और फिर इसका जो डिफरेंस है कितना है 10,000, और उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सर कितने हैं, माइनॉरिटी 15%। ये आपका पोस्ट एक्विजिशन रिवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए। आइए 195 इंटू आएगा आपका 15%, तो 29250 यहां लिख देते हैं, और सर 1500 इसके अंदर ऐड कर देंगे, 30750, ठीक है। 125 प्लस 45 इंटू आपका 30% आ गया, क्योंकि 70% होल्डिंग अपने पास है, तो 51,000 आ गया। अब देखिए सर वाई कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, और इसको तो लॉस हो गया साहब, 40,000 का सर लॉस हो गया, तो 40,000 का सर 30% 12,000 से माइनस कर देंगे, 39,000 आ गया, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, 25 प्लस 5 30 का सर 35% 10,500। प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, हालांकि मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए साहब, ठीक है सर। यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, तो 10,500 सर 45 प्लस 20 कितने से आएगा 65 का 10% सर आपका आएगा 6,500। यहाँ पे सर 20,000 का आपने प्रॉफिट कमाया है, तो 2,000 से और बढ़ जाएगा 80, ठीक है जी सर। सर 100% तो माइनॉरिटी क्या आएगी, नील आएगी, और यहाँ पे नील आएगी। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन थ्योरी का। बेटा एलएलपी से ना हर बार 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आप उसकी थ्योरी जरूर करके जाएं।
अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एलएलपी कैन बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। देखिए, एक तो सर वॉलेंटरली पार्टनरशिप हम चाहती है कि वो ट्रिब्यूनल से अपना बिजनेस वाउंड अप कराए तो करा सकते हैं साहब। सेकंड सर, अगर एलएलपी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सर सोल्वेंसी रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं कराए पिछले 5 साल से, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर सर लेस देन 2 है, मोर देन 6 मंथ, तो सर क्या होगा, ट्रिब्यूनल उसे वाउंड अप कर देगा। सर अगर एलएलपी का रहना, मतलब ऐसे बोल देंगे, ट्रिब्यूनल की ओपिनियन है कि जो एलएलपी है वो जस्ट एंड इक्विटेबल के बिहाफ पे साहब उसे क्लोज करना चाहती है तो उसे क्लोज कर सकते, ठीक है। सर वो अपने डेट पे करने में अनेबल है। और एक और आता साहब जहां पे इंटीग्रिटी एंड सोर्जिनिटी ऑफ इंडिया द सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट अगर है तो सर उसको भी ट्रिब्यूनल क्या करती है, वॉलेंटरी वाउंड ऑफ कर देती है। ये देखिए सर, ये पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका लिक्विडेशन का, और इसमें लिक्विडेटर की स्टेटमेंट मांगी गई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साहब, कराएंगे इसको, जल्दी से 30 सेकंड लीजिए और पढ़िए। चलिए मिलके पढ़ते हैं। बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 22। इट गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 22, ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे दी सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, और इक्विटी शेयर सर आपकी पार्टली पेड अप है। जब आपकी इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप होती है तो सर उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें सर नोशनल कॉल का कंसेप्ट लगाना होता है, ठीक है। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, 12% डिवेंचर दे दिया सब, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 1 ईयर, ठीक है। क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ 75,000, ओके। एक बात का ध्यान रखना कि जनरली क्रेडिटर में ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो इंक्लूड करके देता, अलग से देता है, लेकिन यहाँ इंक्लूड करके दे दिया है। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें से 75,000 माइनस कर देंगे, बाकी आपका क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस क्रेडिटर आर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, ओके। बाकी क्रेडिटर को सर हम लोग क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट पे सेटल कर देंगे। आगे लिखता साहब, असेट्स आर रियलाइज्ड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपका फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। इस क्वेश्चन में सर अभी तक कहीं पे भी हमें कोई भी असेट सर स्पेसिफिक चार्ज वाली नहीं मिली है, ठीक है जी सर। Expenses of liquidation amounted to 45,000. Liquidator is entitled to remuneration of 3% on all asset realized except cash and bank, ठीक है। ये जो asset realize होगी सर इस पे 3% उसको कमीशन दिया जाएगा। All payment were made on 30 जून, ध्यान देना साहब 30 जून को आप पेमेंट कर रहे हैं, और आपका जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड है सर वो अगर आप देखेंगे सर तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन 31 मार्च तक की दी है। तो आपको सर क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च से लेकर 30 जून तक 3 महीने का एक्यूरेट इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा सर 30,000। चलिए, You are required to prepare the liquidator financial statement of account as on 30th June. Working out should form part of the answer. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग असेट को रियलाइज करेंगे। कैश एंड बैंक उठाएंगे, उठा लिया सब, कोई स्पेसिफिक चार्ज वाली सेट है नहीं है, तो इसके बाद सर ये सारे सेट हम क्या करेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू पे दिखा देंगे। तो एक बार इसका सोल्यूशन साथ साथ रेफर करा देते हैं। ये देखिए, ये सारी सेट हमने क्या किया, रियलाइज कर लिया। लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर आ गया साहब। उसके बाद सर आपका क्या आ जाएगा, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन आ जाएगा कितने से सर, ये अमाउंट है, एक सेकेंड, ये अमाउंट कितने से, 43,20,000 इंटू, क्योंकि कैश एंड बैंक में सर उसने मना कर दिया रेमुनरेशन के लिए, इंटू 3%, ये आ जाएगा आपका 129,600। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सर आपके 75,000 के आ गया। उसके बाद सर क्या आएगा अपना, उसके बाद सर अपना आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेज इंक्लूडिंग एनी एक्रूड और आपका ड्यू इंटरेस्ट। तो सर ये आ जाएगा आपका 12, 11, 20, 1150 सर, 1150 सर ये आ जाएगा आपका। और हमें साथ साथ सर चेक करना है कि पेमेंट अपने पास बची या नहीं बची, क्योंकि जैसे ही सर नेक्स्ट पेमेंट के लिए पैसे नहीं रहेंगे हम नोशनल कॉल का कंसेप्ट लगा देंगे, या फिर सर एक दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, आप लॉस निकाल लेंगे सर इक्विटी शेयर होल्डर का और उसको एलोकेट करके फिर बैलेंस मंगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1150 आ गया, हाँ जी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सर उसके बाद पेमेंट करेंगे कितने से, 775 माइनस 5%, 7,75,000 माइनस आएगा आपका 5%, 736,250 आएगा।
ये देखिए, उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सर आपका डिविडेंड भी बचा हुआ है एरियर में, कब से कब तक का, एक बार चेक कर ले। हाँ जी सर, 10 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई। डिविडेंड के बारे में कुछ कह रखा है, 1 साल का बोला था उसने। अच्छा ये रहा स्टार्टिंग में, ये देखिए सर 1 ईयर का आपका एरियर ऑफ डिविडेंड है, तो 11,20,000 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 12% है ना ये। अब 1120 अपने पास है या नहीं है हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो नोशनल कॉल का कंसेप्ट लगा देंगे। देखिए इतना क्वेश्चन सर हम यहाँ तक सोल्व कर चुके होंगे। 75,700 सर, इससे पहले हमने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि इससे पहले ना देखिए पेमेंट लगभग हो रही थी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप पेमेंट वहां पे चेक कर सकते हैं। प्लस 43,20,000 माइनस 45,000 माइनस 75,000 माइनस 129,600 माइनस 1150 माइनस 736250। सर अपने पास अभी खूब सारा पैसा बचा हुआ, डोंट वरी सर। 22,59,850 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर क्या है, 1120 की पेमेंट कर देंगे सर। 1120 की हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद अपने पास बच गया 11 लाख, एक सेकेंड, सीट अपडेट हो रही बेटा, 10-20 सेकंड में आ जाएगी। 11,39,850 है सर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोशनल कॉल का कंसेप्ट लगाएंगे। नोशनल कॉल में हम क्या करेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल जो है उसको पहले मंगा लेंगे, फिर सर जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसे एलोकेट कर देंगे। अगर सर अपनी फेस वैल्यू आपकी बराबर है तो फेस वैल्यू बराबर है तो नंबर ऑफ शेयर में सर उसे एलोकेट कर लेंगे। लेकिन अगर सर फेस वैल्यू डिफरेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल की रेशियो में सर अमाउंट का एलोकेट करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, पेबल अमाउंट पर शेयर निकालेंगे और सर रिसेबल निकालेंगे, नेट करके सर या तो अमाउंट मंगा लेंगे या पे कर देंगे। 11,39,850, ठीक है जी सर। आइए क्वेश्चन में देखिए सर, आपके पास 10,000 पे 25, एक काम करते ना, बल्कि इस अमाउंट को यहीं लिख लेते ना, बार बार दूर जाना पड़ेगा। 11,39,850 नोशनल कॉल फर्स्ट वाले से मंगाएंगे सर 250, सेकंड वाले सर आएगा आपका 8 लाख। टोटल अमाउंट आ गया 21,89,850 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर सर 30,000, तो पेबल पर शेयर आ जाएगा सर। पेबल पर शेयर आ गया 72.995, ये पेबल है सर। रिसेबल 25 है, तो 25 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो सर हम लोग क्या करेंगे 47,995 से तो इसको पे कर देंगे, इसको 47,995 से, और इसको पे कर देंगे सर 72 माइनस 40 32.995 से। अमाउंट भी निकालने एक बार, हाँ जी, इंटू 20,000 आएगा, ये आएगा 659,900। 2 वाले को पे करेंगे 659,900, ये देखिए 2 वाले को पे कर दिया, और फर्स्ट वाले को सर 47,950, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी चेक कर लीजिए आप, 47,950, ठीक है जी सर। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका बैंकिंग का है। तो बैंकिंग के अंदर, अच्छा पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलें जी सर। बैंकिंग के अंदर बेटा हम लोगों को रिस्क वेटेड एसेट रेशियो निकालनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, जिसके अंदर सर हम कैपिटल फंड को डिवाइड करते हैं सर रिस्क वेटेड अमाउंट से, ठीक है। कैपिटल फंड में सर आपका 2 कैपिटल आएंगे, टीयर 1 टीयर 2, ठीक। चलिए, और टीयर 2 से टीयर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। आस्था बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड एसेट एज एट 31 मार्च 22। इक्विटी शेयर कैपिटल सर टीयर 1 के अंदर आएगी, स्टेचुरी रिजर्व सर टीयर 1 के अंदर आएगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस सर टीयर 1 से माइनस हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व सर आउट ऑफ 25 वर्ड ड्यू टू रिवैल्यूएशन, इसका मतलब सर ये आपका टीयर 2 में आएगा, और कितने परसेंट आएगा सर 45% आएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 0.45 सर 11.25 आपका टीयर 2 में आ गया, और 130 सर बैलेंस क्या सेल की वजह से है, तो सर ये आ जाएगा 105। तो टीयर 1 कितने से आएगा अपना 600, एक सेकंड, 600 प्लस 470 माइनस 30 प्लस 105 1145, और प्लस आएगा 11.25 1156.25, ये देखिए सर 11 टीयर 1 प्लस टीयर 2 11, ये देखिए, ठीक है।
लो जी, इसमें से 1125 माइनस कर देंगे तो 1145, ठीक है। अब सर हमें रिस्क वेटेड एसेट का अमाउंट निकालना है। देखिए बैलेंस विद अदर बैंक सर 20% रिस्क माना जाता है, बैलेंस विद आरबीआई 0%, क्लेम ऑन बैंक 20%, अदर इन्वेस्टमेंट सर 100%, गारंटेड बाय गवर्नमेंट सर 0%, गारंटेड बाय डीआईसीजीसी ईसीजीसी सर 50%, अदर आपका आएगा 100%, प्रीमाइसिस फर्नीचर एंड फिक्सर सर 100%, लीज असेट सर आपका 100% और बैलेंस शीट आइटम पे सर 100%। आइए मैं एक बार क्रॉस करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका 20% था, बैलेंस विद अदर बैंक 20% है, कैश बैलेंस विद आरबीआई 0 है सर, क्लेम ऑन बैंक 20% है, अदर इन्वेस्टमेंट सर 100 है, गारंटी बाय गवर्नमेंट सर 0 है, डीआईसीजीसी ईसीजीसी सर 50, बाकी सब पे 100% है और ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे 100% है। एक बार ये सर 0 इन्होंने 35.5 पे ले रखा ना, एक बार हम चेक कर लें। हाँ जी सर बिल्कुल, बैलेंस विद अदर बैंक 20% इन्होंने पहले दे रखा, ठीक है। चलिए तो सर आपका रिस्क वेटेड असेट रेशो निकल जाएगा, यहाँ पे हम इनको टोटल कर लेंगे और इससे सर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए 6.83 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका AS29 का क्वेश्चन है और ये सर रिम्बर्समेंट का क्वेश्चन एक तरीके से। मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा उससे पहले सर रिम्बर्समेंट का कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए रिम्बर्समेंट के कंसेप्ट में सर AS29 ये कहता है कि आप क्या करेंगे साहब, पहले रिम्बर्समेंट का थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। रिम्बर्समेंट के कंसेप्ट का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है जिसको रिम्बर्स थर्ड पार्टी करेगी, ठीक है। तो मैं ऑब्लिगेशन का तो प्रोविजन एज इट इज बनाऊंगा, थर्ड पार्टी से सर मैं असेट केवल तब रिकॉर्ड कर पाऊंगा जब मेरे पास वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी कि पैसे मिल जाएंगे। आगे सर वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी सर जो असेट रिकॉर्ड करूंगा वो लायबिलिटी के मतलब जो प्रोविजन का अमाउंट है उससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, दोनों को नेट नहीं कर सकता सर, अलग अलग मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए सर, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं साथ साथ। द कंपनी हैज नॉट मेड प्रोविजन फॉर वारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन गुड्स कंसीडरिंग दैट द कंपनी कैन क्लेम द वारंटी कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लायर। बेटा बात समझिए, यहां पे मिस्टर ए है, ये सेलर है प्रोडक्ट एक्स का और प्रोडक्ट एक्स लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। सर यहां पे कस्टमर है मान लो बी, इसे दिक्कत आ गई तो इसकी जो वारंटी है ना वो डायरेक्ट एक्स लिमिटेड से नहीं, अगर वो डायरेक्ट एक्स लिमिटेड से तो सर मिस्टर ए का कोई रोल नहीं आएगा। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा साहब कि इसकी वारंटी जो है वो मिस्टर ए ने दे रखी है और मिस्टर ए को एक्स लिमिटेड रिम्बर्स करेगा। प्लीज क्वेश्चन को समझे, अगर मान लो बी को डायरेक्ट वारंटी किससे मिली सर, कंपनी से मिली है, तो इस केस में फिर इसका कोई रोल ही नहीं आएगा, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मतलब इट्स नॉट ए रिम्बर्समेंट केस साहब। लेकिन यहां पे है क्या सर, बी को जो कंपनसेशन है, जो नुकसान है वो ए उठाएगा और ए को रिम्बर्समेंट हो जाएगा एक्स लिमिटेड से। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर यहाँ पे जितना भी सर आपका वारंटी के प्रोविजन है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज पर रिस्पेक्टिव AS29, मतलब जो भी प्रोविजन का आपका एस्टिमेट अमाउंट बनेगा उसे आप रिकॉर्ड करेंगे। सर आप असेट केवल तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपको वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी और दोनों को नेट करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। The company has not made provision for warranty in respect of certain goods considering that the company can claim the warranty cost from the original supplier। देखिए सर कंपनी ना ओरिजिनल सप्लायर से क्लेम कर ली, मतलब मिस्टर ए की बात हो रही, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ AS29। सर उसने ना जो प्रोविजन नहीं बनाया उसने गलत कर रखा साहब, क्योंकि रिम्बर्समेंट के केस में प्रोविजन तो आपको क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। असेट केवल तब क्रिएट करेंगे जब सर आपके पास क्या होगी, वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। आइए इसका मैं प्रॉपर आंसर आपको रीड करा देता हूँ, क्योंकि सर इस तरह के एएस के क्वेश्चन आते हैं जहां पे बच्चे को सर मार्क्स कम मिलते हैं, क्योंकि वो ना क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं दे पाता और कई बार ऐसा होता है उस कंटेक्स्ट में नहीं दे पाता सर जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। As per the provision of AS29, provision, contingent liability and contingent asset, where some or all the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement should be recognized when and only when it is virtually certain that reimbursement will be received if the enterprise settle the obligation. The reimbursement should be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement should not exceed the amount of the provision. ये सर मैंने आपको बताया था 29 में रिमर्समेंट को लेकर क्या कहता है। तो सर बाकी इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है सर उसको एक्सप्लेन कर रखा है। अकॉर्डिंगली इट कैन बी सेड दैट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द वारंटी इज नॉट करेक्ट। सर उसे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका बैंकिंग के प्रोविजन को लेके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए 10-20 सेकंड लेके, फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ साहब और कंसेप्ट को रिवाइज कराता हूँ। चलें जी सर। आइए बेटा पहले मैं आपको ना इस कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, फिर मैं आपको इस कंसेप्ट को पूरा रिवाइज करा दूंगा। देखिए सर स्टैंडर्ड सेट पे हम जनरली क्या करते हैं सर 0.4%, ठीक है। सब स्टैंडर्ड पे सर आपका सिक्योर्ड 15%, अनसिक्योर्ड पे 25%, लेकिन अगर इसको अकाउंट है 20%, ठीक। अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100%, सर डाउटफुल सिक्योर्ड है 0 to 1 ईयर सर आपका आएगा 25%, 1 to 3 ईयर आपका 40% और सर मोर देन 3 ईयर आपका 100%, लो सेट पे सर 100%, ठीक। आइए
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉयल बैंक कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टैंडर्ड सेट सर 0.4। एक सेकंड का कैलकुलेशन आप इसकी उठा लेना, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन आप सोल्यूशन से क्रॉस कर लेना। 0.4 सब स्टैंडर्ड में अनसिक्योर्ड सर 8000 है, तो अनसिक्योर्ड कितना आएगा 25%, तो 7000 पे कितना आ जाएगा सर आपका 15%, ठीक जी सर। चलिए डाउटफुल पे सर आपका रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सर 2200 है, तो आपका 25%, और बैलेंस सर 2300 पे कितना आएगा सर आपका 100%। सर 1200 पे सर आपका आएगा सिक्योर्ड है 40% जी सर, और बैलेंस पे सर कितना आएगा आपका 2000 पे 100%, बल्कि मैं इसका अमाउंट सोल्व करके ही दिखा दूंगा पूरा। सर मोर देन 3 ईयर है सर, हाँ जी सर, नो सिक्योरिटी 100% और लो सर पे 100%। आइए 25,000 पे 0.4 100, सब स्टैंडर्ड पे 8,000 पे 25% सर 2000 आ गया, और ये 1050 3050, ठीक है। 2200 पे 25% 550 जी सर, और बैलेंस है 2300 पे 100%, तो 100% वाले यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 1200 सर 40% आपका 480 जी सर, और 2000 सर 100% 2000, 1300 530, तो आपका आएगा 100 प्लस 3050 प्लस 550 प्लस 480 प्लस 2300 प्लस 2000 प्लस 1300 प्लस 530 10310 आ गया 10310। आइए एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्टैंडर्ड सेट में हम क्या करते हैं सर, फर्दर बाइफर्केशन करते हैं और उसका रेट अलग अलग होता है। ये देखिए सर, स्टैंडर्ड सेट सर अदर देन, मतलब अगर इस कैटेगरी के तो स्पेशल रेट लगेगा, अगर इसके अलावा तो सर 0.4 है। एग्रीकल्चर एंड एसएमई पे सर 0.25% है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट पे सर 1% है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट सर रेजिडेंशियल पे हाउसिंग सेक्टर पे सर आपका 0.75% है, हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट लोअर रेट 2% है, रिस्ट्रक्चर अकाउंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ अपग्रेडेशन। सर देखिए क्या होता है, अगर आपका पहले एनपी हो गया उसको आपने अपग्रेड कर दिया सर, तो उसके ऊपर 5% आएगा। इनके अलावा सर 0.4% आपका जनरल प्रोविजन है, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS7 का है। AS7 सर ये कहता है कि अगर मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है सर, तो आप क्या करेंगे सर, उस लॉस का प्रोविजन क्रिएट करेंगे इररिस्पेक्टिव कि आपने वर्क स्टार्ट किया या नहीं किया, ठीक है। हाँ, अगर मान लो आपने वर्क स्टार्ट कर दिया और आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है एक स्टेज तक, तो सर आप उतना लॉस सर रिकॉर्ड कर लेंगे और बैलेंस लॉस का सर प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए जल्दी से, टेक 10 to 20 सेकेंड, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखता है। ऑन 1 December 19, महिंद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर 170 लाख, ठीक है। ऑन 31 March 20 द कंपनी फाउंड दैट इट ऑलरेडी स्पेंड कितने से 1,29,98,000, ठीक है। इतने ऑलरेडी खर्च कर दिए उसने 129.98, और एक्सपेक्टेड सर 64.02 है। देखिए प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन कितने से सर 64.2, तो ये टोटल कॉस्ट कितने से आ जाएगी 129.98 प्लस 64.02 194 से आ जाएगी। तो सर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितने से है 129.98 डिवाइड बाई 194% सर 67% से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है सर इनटू आपका आएगा 170, तो 113.9 से सर हम क्या करेंगे रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बार मैं आपसे रिवेन्यू क्रॉस करा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में रिवेन्यू मांग रखे सर इसमें, ये देखिए सर, ठीक है। अब इसमें सर क्या करेंगे, जो कॉस्ट इनकर्ड है उसे माइनस कर देंगे 129.98, तो सर 16.08 का क्या होगा लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर हमें सर क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट का सर आपके सेल प्राइस के साथ, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो 24 का सर टोटल लॉस होना, जिसमें सर इतना लॉस आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो बैलेंस का सर आप क्या करेंगे प्रोविजन रिकॉर्ड कर देंगे 7.92 का, ठीक है। और टोटल सर 16.08 का लॉस और 7.92 का लॉस एज ए प्रोविजन, तो 24 सर क्या करेंगे आप P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे।
चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, आगे बढ़े। हाँ जी सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, जो ये ईसोप का क्वेश्चन है। एक बार देखिए बेटा, फिर मैं इस क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट कराऊंगा आपको, और उसके बाद सर फिर क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चले जी सर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखिए क्या होता साहब, ईसोप को शेयर में हम तब कन्वर्ट करते हैं जब अगर उसके साथ कोई भी वेस्टिंग कंडीशन है, वो वेस्टिंग कंडीशन क्वालिफाई एम्प्लॉय कर लेता है। वेस्टिंग कंडीशन सर प्राइमा फेसी दो टाइप की होती है, एक टाइम पीरियड को लेके होती है सर, एक परफॉर्मेंस को लेके होती है। ठीक है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सर परफॉर्मेंस में ना दो तरह कंडीशन हो सकते हैं, एक मार्केट बेस, एक सर एंटिटी बेस। अगर मार्केट बेस कंडीशन है सर, तो उसका जो इंपैक्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं, ग्रांट डेट में जो फेयर वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी कंसीडर कर लेते हैं, उसका फर्दर हमें इंपैक्ट नहीं लेना होता। लेकिन जो एंटिटी बेस्ड परफॉर्मेंस होती है, हम लोग क्या करते हैं साहब, उसका आउटकम देखते हैं, और हर रिपोर्टिंग डेट पे जो भी उसका आउटकम आ रहा है सर, उसके बेस पे सर ग्रांट डेट पे सर जो फेयर वैल्यू बनेगी उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 an enterprise grant 10,000 stock option to a senior executive conditional upon the executive remaining in the employment of the enterprise until the end of the year 3। ठीक सर, एक तो टाइम पीरियड की वेस्टिंग कंडीशन लगाई गई, 3 सालों से काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस सर 40 है, उसे 40 रुपए देने पड़ेंगे। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, जो अपना फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन होता है और जो एक्सरसाइज प्राइस होता है उसमें 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन से डिपेंड करता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर के ऊपर। ठीक है, अब एक्सरसाइज प्राइस अगर आपका ज्यादा होगा तो सर फेयर वैल्यू गिर जाएगी, एक्सरसाइज प्राइस कम होगा तो फेयर वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है सर एक्सरसाइज प्राइस आपकी 40 है, however the exercise price dropped to 30 if the earning of the enterprise increased by at least an average of 10% per year over the 3-year period। ठीक, वो ये कह रहा साहब, हमने एम्प्लॉय को बोला भाई साहब एक काम कीजिए, आप 3 साल काम कीजिए। ठीक है जी, 3 साल के अंदर आपने क्या करना, हमारी जो एवरेज अर्निंग है अगर आप उसे 10% मेंटेन कर देंगे, यही लिखा ना, देखिए। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे साहब, हम आपसे जो एक्सरसाइज प्राइस है, मैं से लिखता हूं एवरेज अर्निंग, चेक करेंगे। यस, अगर पूरी कर दी तो जो एक्सरसाइज प्राइस है सर वो आपका रह जाएगा कितने से, 30 से, और अगर नो कर दी तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 40 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है जी सर, और 3 साल तक सर आपको मेंटेन करना है इसका। अब सर यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि जो ये वेस्टिंग कंडीशन परफॉर्मेंस वाली है, परफॉर्मेंस तो है सर क्योंकि आपको टारगेट दे दिया, ये मार्केट बेस है एंटिटी बेस है सर। जैसे मार्केट बेस का मतलब होगा जैसे शेयर की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज, सर एंटिटी का मतलब होगा जब एंटिटी का सर इंटरनल मैटर होगा, जैसे आपके प्रॉफिट को बढ़ना, आपकी अर्निंग का बढ़ना, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना। ठीक है, तो सर ये एंटिटी बेस है क्योंकि आपके प्रॉफिट का टारगेट दिया गया। अगर मान लो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का टारगेट दिया जाता तो सर ये मार्केट फैक्टर होता, और हम उसका जो इंपैक्ट होता है ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी कंसीडर कर चुके होते, तो उसका पोस्ट इंपैक्ट हमें नहीं लेना होता। ठीक, on the grant that the enterprise estimate that the fair value of the stock option with an exercise price of 30 is 16%। ओके, इस केस में सर अगर आप 30 रुपीज दोगे तो हमारी कॉस्ट 16 आएगी, लेकिन अगर आप 40 रुपए दोगे तो सर हमारी तो कॉस्ट गिर जाएगी। देखिए, इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹40 द एंटरप्राइज एस्टिमेट दैट द स्टॉक ऑप्शन हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ 12। अब सर हमें ना नंबर ऑफ ईसॉप कितने, 10,000। ठीक है सर, 3 इयर्स में से एलोकेट करना है, तो हमें फेयर वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर बैलेंस डेट पर रिव्यू करेंगे, और जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे साहब उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग ईयर 1 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 12% एंड द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट अर्निंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। ओके, यहाँ पे सर देखिए आपका 12% अर्निंग, अगर यहाँ पे 12% अर्निंग है तो इसके हिसाब से सर हमने क्या किया, 10% को मेंटेन कर लिया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारी जो 30 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब ऐसे बोलूंगा, एम्प्लॉय को सर 30 रुपए देने पड़ेंगे। अब एम्प्लॉय से हम पैसे कम ले रहे, इसलिए हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 160 डिवाइड बाई 3। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है, नहीं सर, ये आ जाएगी अपनी ईयर 1 की कॉस्ट। ठीक, चलिए आगे देखें सर, वो लिखता है ड्यूरिंग ईयर 2 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई 13%। ओके, तो अगर आप एवरेज देखेंगे तो 12 प्लस आपका 13 डिवाइड बाई 2 12.5%। सर फिर से मेंटेन है, तो ईयर 2 में सर हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय से 30 रुपीज़ लेंगे, एम्प्लॉय से पैसे कम लेंगे तो सर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी।
ये ओपनिंग आ गया तो करंट ईयर का अमाउंट आ जाएगा ये वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो लिख रहा है साहब, ड्यूरिंग ईयर 3 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई ओनली 3%। ओ माई गॉड, अब सर 3% है तो सर कितने से आएगा आपका 12 + 13 + 3 / 3। तो जो आपकी एवरेज है सर, आपकी एवरेज गिर गई है। अब एवरेज से 10% से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एम्प्लॉय से आप ज़्यादा पैसे लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाए। हम कहेंगे सर 40 रुपये दो, लेकिन हमारी अब जो कॉस्ट है सर वो गिर जाएगी क्योंकि हम एम्प्लॉय से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। 120 - 10667 सर ये आ जाएगा 13333। चले आगे जी सर, बिल्कुल आगे चलते। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी क्लास सर आगे बढ़ेगी। एंड देयरफॉर द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट 3 ईयर सर्विस एंड देयरफॉर, देखिए सर उसने सर्विस कंप्लीट कर दी है, उसे 10,000 ईसॉप तो मिलेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ पेइंग 30 उसे 40 रुपीज पे करने पड़ेंगे, इसलिए सर हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, सर्विस कंडीशन उसने पूरी कर दी, लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन उसने पूरी नहीं की। द 10,000 वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन हैव एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन एक्सपेंसेस। ये देखिए सर, आप सोल्यूशन कहाँ लगा रखा है इसका, ये देखिए सर, और ये सारी बातें वही लिखी जो मैंने आपको बताया है। 10-20 सेकंड लेके सर एक बार इस सोल्यूशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जिसको आप कंट्रोल करते हो या जिससे आप कंट्रोल होते हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको आप डायरेक्ट कंट्रोल करते हो या थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल करते हो। इंटरमीडिएट लिखा हो साहब AS 18 में, और इंटरमीडिएट का मतलब सिर्फ सब्सिडरी कवर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप कॉमन कंट्रोल करते हो या कॉमन कंट्रोल होते हो तो आप रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। आपका कोई भी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट है तो सर आपका क्या माना जाएगा, वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, ठीक है। चलिए MTP का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लो जी पढ़िए जल्दी से ई क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। माया लिमिटेड होल्ड 61% शेयर ऑफ शीतल लिमिटेड, सब्सिडरी बन गई, हाँ जी। शीतल लिमिटेड होल्ड 51% शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड, सर ये इसकी सब्सिडरी बन गई। और माया सर फेयर को क्या करती है, थ्रू इंटरमीडिएटरी, और जो की सब्सिडरी उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। केयर लिमिटेड होल्ड 49% शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड, सर ध्यान रखना फेयर केयर के शेयर नहीं ले रहा, बल्कि यहां पे केयर सर 49% किसके शेयर लेके बैठा है, सर आपका फेयर के। तो सर ये इसके लिए एसोसिएट बन जाएगा, ठीक है। और सर ये एक तरीके से आपके क्या बन जाएंगे सर, कोई इन्वेस्टर बन जाएंगे जो कि आपसे रिलेटेड पार्टी नहीं होते। तो यहाँ पे गिव योर आंसर रिपोर्टिंग वाइज ऑफ माया। अगर माया की बात करें तो सर माया के लिए कौन कौन होगा, सर सब्सिडरी S, थ्रू सब्सिडरी सर वो F को कंट्रोल करेगा दोनों, सर केयर से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ सर तो इसके लिए इसकी पेरेंट कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनी। अगर मैं इसकी बात करूँ सर तो इसके पापा जी S, इसके दादाजी M, और इसके चाचू बोल देते हैं, ठीक है C, कितने से 49% C। अगर मैं C की बात करूँ तो सिर्फ उसके लिए F है। आइए C के लिए F के लिए सर तीनों, और S के लिए MF, और M के लिए SF, M के लिए देख लीजिए SF, ठीक। इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। हमने बेटा बहुत सारे कंसेप्ट बीच में आपको रिवाइज कराए हैं और सारे क्वेश्चन में हमने सोल्व करा दिए हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आपने खूब सारी मेहनत करनी और इस बार एग्जाम को पार करना है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और हाँ, एक छोटा सा मैसेज बेटा जो जनरली मैं हर वीडियो में देता हूँ कि बच्चों अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि हर चीज लोड किया जाएगी, टाइम का भी लोड करने आएगा। आपने अब एक एक सेकंड यूज करना है और आप कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाइए कि सर हम आज के बाद टिल अवर एग्जाम एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, और किसी रीजन से अगर हमारा टाइम वेस्ट हो गया उसको हम रिपीट नहीं होने देंगे। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पार।